देखो पहले बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स जितना करा रहा हूँ उतना ही करके जाना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़िया से बताऊंगा, फास्ट रहेंगे पर समझ में आएगा। बात कोई नहीं करेगा, बात लिखते वक्त कोई बात नहीं करेगा, ये समझ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा फास्ट रखना है सिलेबस को ना। अब देखो रे ऑप्टिक्स में ना 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको हम। पहला हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जानबूझ के क्यों? क्योंकि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है हम बहुत दिल से पढ़ते हैं और स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करना चाहिए, तो रिफ्रैक्शन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस बार पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, फिर अब पढ़ेंगे लास्ट में रिफ्लेक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है और इस साल भी नहीं आएगा। ठीक है, पिछले 4-5 साल से रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो अब कैसे आ जाएगा? चलो आ भी गया तो बहुत बेसिक होता है, 1/v - 1/u = 1/f 1/, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भूल जाओ, मतलब करेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का ही आता है, पक्का। इसके ऊपर मैंने ट्रिक बना रखा है और मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा था 20 मिनट का ट्रिक, वो ट्रिक से बता रखा है, बाकी मैं फिर भी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो अभी अपन रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाफट करेंगे, जितना एनसीईआरटी में उतना ही करेंगे। तो पहली बात हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। हाँ, रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप खुद लिखोगे। और अगर किसी को दिक्कत होगी तो पुराने वाले नोट्स तुम्हारे पास है ही, और पुराने नोट्स नहीं है तो अगल बगल वाले बच्चों से पुराने नोट्स आप ले सकते हो। मतलब मैं मुंह से बोल दूंगा, अगर आप में स्पीड होगी तो आप लिख लेना, अदरवाइज मैं नोट्स दे दूंगा आपको डेफिनेशन के लिए। तो डेफिनेशन में बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। देखो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातें, यहाँ पर कोई मीडियम है, इसको बोल रहे हैं मीडियम 1, इसको बोल रहे हैं मीडियम 2। मीडियम 1 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर एयर है, और मीडियम 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर वाटर है। क्या है? वाटर। इसका नाम होता है इंटरफेस। क्या नाम होता है? इंटरफेस, यानी कि ऐसी चीज जो पहले मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब हमारा ये एक लाइन बनाई मैंने, रेफरेंस लाइन, ऐसी की स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम प्यार से बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लाइन हमने खुद से बनाया है, ये हमने इमेजिन किया है या माना है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है तो लाइट ना बेंड हो जाती है, बेंड। अब बेंड होने का मतलब है या तो इधर बेंड होगा जैसे मैंने दिखाया है, या बेंड होने का मतलब है इधर बेंड होगा, लेकिन अपने सीधे रास्ते पे नहीं चलेगा। जैसे जाना उसको ऐसे चाहिए सीधा, पर ऐसे नहीं जाएगा, वो ना बेंड हो जाता है, बेंड, तो अपने रास्ते से भटक जाता है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंग्लिश में कहा जाए तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, चेंज इन इट्स पाथ टेक प्लेस, कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके पाथ में चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। अब बात होती है, मैंने बोल दिया जिसको लिखना है नहीं लिखो, मतलब क्या, एक बात समझो, अगर हमारे पास टाइम कम है तो क्या आप रिकॉर्डिंग को, मैंने मुंह से बोला, आप घर पे जाके रिकॉर्डिंग को देख के उससे नोट्स नहीं बना पाओगे। देखो आप ही घाटे में रहोगे, चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर मैंने अभी नोट्स लिखना स्टार्ट करा यहाँ पे तो बिलीव करो कि 4 दिन, और तुम्हें लगता है कि डेफिनेशन आएगा, तुम 4 साल के बच्चे तुमसे पूछेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन, नहीं पूछते, तो हम वो काम कर भी नहीं रहे जो पूछते नहीं, हम काम की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन, भाई लाइट का बैंड होना। दूसरी बात क्या, आप सुनते रहना बात को, कि लाइट या तो ऐसे बैंड होगा, या तो इधर की तरफ बैंड होगा, या दूर जाएगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, 2 चीजें पॉसिबल है। मेरी बात सुनते रहना, अब काम की बातें बता रहा हूँ, सुनते रहना बस, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। देखिए अभी जो मीडियम है, अब इस मीडियम एयर है या क्या है, उसके लिए एक चीज डिफाइन किया गया है, जिसका नाम है, ऐसे सिंबल यूज करूंगा मैं, म्यू, या इसको एन से भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनते रहना बस, सुनते रहो, रिवाइज होते रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंबल होता है एन या यू का, या म्यू बोलते हैं इसको, एन या म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम को बताएगा। अब इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 बोल रहे हैं, तो इस मीडियम के लिए बोला करेंगे हम μ2, जो मीडियम को बताएगा। जैसे मैंने बोला कि म्यू की वैल्यू है 1, मतलब वो खुद समझ जाएंगे एयर है। मैंने बोल दिया μ2 की वैल्यू कुछ 3/2, तो समझ जाएंगे कि भाई कुछ वाटर है या गिलास है, कुछ भी है। मैंने कहा म्यू की वैल्यू है मान लो 4/3, तो लोग समझ जाएंगे गिलास है। मतलब मीडियम को बताने के लिए कि पानी है कि हवा है कि शीशा है, उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफाइन किया हमने, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना है, जो बताएगा कि ये एयर है। इसके लिए हमने माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जो बताएगा ये वाटर। अच्छा सुनो, अब जो एयर है, एयर ये खाली खाली सा है, क्या है, खाली खाली, तो खाली खाली से मीडियम को बोलते हैं हम रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और ये भरा भरा सा है, वाटर क्या है, भरा भरा, इसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो ध्यान रखना कि डेंसर मीडियम के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, देखो ऐसे रैंडम एग्जांपल लिखा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये, ठीक है ना। वो एयर का भी अलग होता है वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये एयर के लिए कितना लिखा हुआ है 1, और वाटर के लिए 1.5, इसके लिए 1.33। तो ये अलग अलग है ना, समझ पा रहे हो। 4/3 का मतलब होता है 1.33। तो ये देखो अलग अलग वैल्यू है, लेकिन ज़्यादा किसकी है, वाटर के लिए, ग्लास के लिए। ये रैंडम लिखा है मैंने, ठीक है। तो आप बात को समझ सकते हैं कि भाई डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई रिफ्रैक्शन आप बोल रहे हो कि ऐसे लाइट गया, यूँ हो गया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बैंड हो गया, पर बैंड क्यों हुआ, रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि मीडियम का चेंज होना। जैसे यहाँ पर रेयर मीडियम था, यहाँ डेंसर मीडियम था। ऐसे अगर हम रफ भाषा में बोले तो यहाँ भीड़ कम है, यहाँ भीड़ क्या है, भीड़ क्या है, ज़्यादा। जब ज़्यादा भीड़ में लाइट जाता है तो स्पीड हो जाती है कम, स्पीड क्या जाती है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो और सामने किसी चीज़ से टकरा गए तो आप डिफ्लेक्ट हो जाओगे, क्या हो जाओगे। तो सोचो ऐसे ही हो रहा है कि खाली से था, भगते हुए जा रहा था, एकदम से पानी आ गया मान लो, तो पानी में पैर फंस जाएगा और वैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दो ही वाली बात यहाँ पे समझे कि मीडियम। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, कि सर आपने रिफ्रैक्शन बता दिया, अच्छी बात है। अब कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताओ, कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, अब्दुल बताओ कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, याद नहीं है। कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कारण क्या है, तो कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखो मैं 100 बातें बोल रहा हूँ, पर 100 बातों को आपको नोट बनाने खुद से, वीडियो देख के या अभी बना लेंगे। जो ही बातें कि रेयर का मतलब क्या है, डेंसर का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताने वाला है कि कौन रेयर है कौन डेंसर है, बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं, और कारण क्या है रिफ्रैक्शन का कि भाई जैसे मीडियम चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है और वो बैंड कर जाता है। अब ये जब हम सीख लेंगे, लिखने का मौका दूंगा भी, वेट करो। तो 3 बातें आपको याद रखनी है जीवन में हमेशा। पहला क्या, आपको इंटरफेस बनाना होता है, इंटरफेस। यहाँ लिखना है आपको μ1, यहाँ लिखना है μ2, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं सेकंड मीडियम को ले रहा हूँ डेंसर, डेंसर मतलब मैं ले रहा हूँ भीड़ भाड़ है, यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़, ऐसा मान लो आप। वैसे मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है, पर फिर भी तुम्हारे लेवल पे मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, और ये है नॉर्मल। 3 बातें तो हमेशा ही बनानी होती है आपको। और फिर आपको लाइट को चलाना होता है। लाइट को जब लाइट ऐसे चला, क्या बोला मैंने, लाइट ऐसे चला, तो प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि जो रे ऑफ लाइट है ऐसे मुड़ गया, किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। लाइट को जाना ऐसे था, जाना, पर वो मुड़ गया इस तरफ, मुड़ गया इस तरफ। ध्यान रखना, जब भी आपका लाइट रेयर मीडियम से, क्या बोला मैंने, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो किधर मुड़ता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं सिचुएशन ऐसा दे दूं आपको, मैंने सिचुएशन ऐसा दे दिया कि मान लो इंटरफेस है, ये μ1 है, ये μ2 है, पर ये डेंसर कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको मैंने, डेंसर। अब मेरे को बात को सुनेंगे, बस आपको मेरी बात सुननी है। उन्हें चैप्टर इतना बड़ा है ना, मैं 4 दिन क्या 1 महीने कम पड़ जाएगा, इसके लिए आपको बात को सुनना पड़ेगा थोड़ा स्पीड में। ये डेंसर है, रेयर है, क्या सिचुएशन बदल गया। तो मान लो मेरा लाइट ऐसे चलता हुआ आया यू, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे जाएगा। तो एक बार एक चीज़ याद कर लोगे आप, ठीक है ना, RDN, ठीक है ना, RDN या RT, ऐसे याद कर लो, RDTN की रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द, तो ये अवे, दूर जाएगा लाइट, समझ में आया। और तीसरी बात क्या है जो खास है, जो आपको याद करनी है, तीसरी बात ये कि अगर हमारा ये है मीडियम μ1, ये है μ2, ये डेंसर है, मान लो ये रेयर है, चाहे ये डेंसर है ये रेयर है, ये डेंसर हो ये रेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डेंसर हो कोई भी रेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइट इसके ऊपर ऐसे गिरता है तो कोई बेंडिंग नहीं, कोई सीधा ही निकल जाएगा। क्या बोला मैंने, सीधा ही निकल जाएगा। अगर लाइट नॉर्मल के ऊपर ही आया तो लाइट सीधा ही निकल जाएगा, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, ये रियल में ऐसा होता है। तो दोबारा, अगर लाइट किसी एंगल पे आता है तो या तो नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, लेकिन अगर लाइट बिल्कुल ही नॉर्मल के ऊपर ही है तो क्या होगा बताओ, तो वो सीधा निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी चेंजेस के। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बोली। अब फटाफट हम 3 लॉस पढ़ेंगे और खेल खत्म करेंगे। तो फटाफट इस बात को लिखो, इस बात को लिख लो फटाफट, फिर सारी बातों को लिखो और फटाफट चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या किसी को कोई तकलीफ है, समझने में कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, कोई दुख है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
देखो रिफ्रैक्शन का लॉ जिसे नहीं आएगा ना, बिलीव करो उसका जीवन तो ऐसे ही नष्ट हो गया। जिसको भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, जीवन ऐसे ही नष्ट है। देखो पहला लॉ तो यही होता है सिंपल, कि भैया देखो ये है वो प्लेन, जैसे मान लो इधर है फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम, ठीक है, ये है नॉर्मल, ये है इंटरफेस। क्या ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है जो हम बनाते हैं खुद से 90 डिग्री पे होता है ये, ठीक है, और ये है आपका इंटरफेस, ये इंटरफेस है, इंटरफेस। अब बात क्या है, बात कि देखो इंसिडेंट रे ये होती है, इसको बोलते हैं रे इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ये आपका रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्ट हो गया। अब बात सुनो, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो सभी के सभी कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन में। तो सारे के सारे सेम प्लेन पे होता है। बात समझ पा रहे हो? मतलब इसी प्लेन पे है, मतलब पॉइंट, मतलब ऐसा बता रहा हूँ मैं, मतलब बोला मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ऐसे बोलना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला मैंने? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। और जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मर्जी बोल दो। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और जहाँ से नॉर्मल पास हो रहा है, वो सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। यही है फर्स्ट लॉ। बात समझ पा रहे हो? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला नियम तो यही है कि इंसिडेंट रे, या सबसे आसान बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द, ये तो सबको पता ही है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। देखो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो डेफिनेशन है, कहीं से भी कर सकते हो। मेन है सेकंड लॉ, जो सबको नहीं आता। अरे ये डेफिनेशन सबको आया कि नहीं आया? ये तो रिफ्लेक्शन में भी सेम है, ठीक है ना। सेकंड लॉ देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रफली। सेकंड देखो, सेकंड लॉ में क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा? सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। ये हर जगह इस्तेमाल होता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बिना चैप्टर हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी। देखो ये आपका नॉर्मल है, ध्यान दो, इधर का मीडियम μ1 है, इधर का मीडियम μ2 है। मेरी बात सुनते रहो, मतलब मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अभी आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। अब देखो स्नेल्स लॉ कहता है कि मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे और यह है रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो स्नेल्स लॉ कहता है कुछ मत करो, ये फर्स्ट मीडियम उठाओ, उठा लिया, साइन का एंगल ले लो, साइन आई। क्या ले लो? साइन आई। मतलब यहीं का मीडियम, यहीं का एंगल मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ का मीडियम उठाओ, यहाँ का मीडियम उठा लिया μ2 और यहाँ के एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आर। तो ये जो है ना, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब तुम बोलोगे हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखने के दो तरीके, कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन। समझ पा रहे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, क्या? देखो साइन आई को एक तरफ रख लो, साइन आर को नीचे ले आओ, μ2 को इस तरफ रख लो, μ1 को नीचे ले जाओ। अब बोलोगे रेशियो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है, तो वैल्यू को वैल्यू से डिवाइड करो, क्या आएगा? वैल्यू। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये भी स्नेल्स लॉ है। तो दो नियम देखो, पहला नियम तो बेकार है, पहला नियम तो कुछ है ही नहीं कि भाई ये सेम प्लेन में है या सेम पॉइंट सारे एक जगह पे है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें तो सब बचपन से आता सबको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और यही लगता है हर जगह। तो स्नेल्स लॉ लिख लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। देखो स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर। पहले अब मेरी बात सुनो, जब स्नेल्स लॉ हम पढ़ लेते हैं ना, रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं, तो कुछ टॉपिक होता है, अब पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन थ्रू। सुन, लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट, है ना, डिफरेंट बॉडीज। हमें, हाँ, इसके दो लॉ है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी से, अलग अलग चीज़ों से हमें रिफ्रैक्शन को पढ़ना होता है। तो हमारे सिलेबस में जनरली कौन कौन से है? एक तो स्लैब है, क्या है? एक ग्लास स्लैब है। ये स्लैब समझते हो? स्लैब क्या होता है कि ग्लास जो टेबल पे रखी होती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पे ग्लास रखी होती है ना, मोटी सी ग्लास, इसे स्लैब बोलते हैं। तो ये ग्लास की एक टेबल है, ग्लास जो टेबल पे बिछाया होता है, इसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। दूसरा क्या हमें ये पढ़ना होता है
कि अगर समुंदर के अंदर या किसी चीज के अंदर एक मछली है, मछली, तो मछली कितना ऊपर दिखाई देगा आपको, रिफ्रैक्शन के कारण। तीसरा, बस दो ही चीजें हमें जनरली पढ़नी होती है, फिर कुछ एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं। तो पहला हम स्लैब स्टार्ट करें, तो लिखो टॉपिक का नाम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो मैंने देखो बना लिया ग्लास स्लैब, ध्यान दो, ये मैंने ग्लास स्लैब बना लिया, थोड़ा मोटा छोटा बनाता हूँ ग्लास स्लैब, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में कराएगा उतना ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। और ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, थिकनेस क्या है? टी। और इससे हमें देखना है रिफ्रैक्शन, तो कैसे दिखेगा? तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल लाइन, सुनते रहो, ध्यान दो, इधर लिखना बाद में। ये नॉर्मल लाइन बनाया हमने, ठीक है। देखो पहले बता रहा हूँ कि आप घर पे जाके भी वीडियो से देख के नोट्स बना सकते हो। अगर आप मुझे स्लो कर दोगे तो यही चैप्टर पूरा नवंबर दिसंबर चल जाएगा। देखो मेरी भी तो मजबूरी है ना, आप सोचो मैं कभी भी बेकार, मैं चाहता नहीं कि बेकार पढ़ाऊँ, तो मैं कम टाइम में ट्राई कर रहा हूँ आपको ज़्यादा देने का, है ना। सब कुछ भी नहीं छूटने वाला, एक ही चीज़ बताऊँगा। अब देखो एक लाइट आई और नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगी? देखो आपको पता है ये रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम, मतलब ये तो भारी मीडियम है ना, हल्का मीडियम। तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद है आपको? हाँ, ऊपर जाओ बेटा। रेयर से डेंसर, रेयर से, जब ये रेयर से डेंसर आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर मुड़ गया, बैंड हो गया, ठीक है। जब ये बैंड होकर ग्रीन वाली लाइट आगे गई तो दोबारा इसको मीडियम, दोबारा यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। जहाँ जहाँ लाइट टच होती है ना, जहाँ जहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम, वह नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल। अब देखो ये है डेंसर, ये क्या है? पर ये रेयर है, तो अब ये ऐसे बढ़ जाए, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। तो हो गया रिफ्रैक्शन। पहले ऐसे मुड़ा, अब बाहर आ गया तो ऐसे मुड़ गया। तो अब हमें यही है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब। अब हमें क्या निकालना पड़ता है? वो हमसे ये कहते हैं, एग्जाम में तो आता नहीं है, कि बताओ अगर यहाँ पर कोई गिलास नहीं होता तो लाइट सीधे निकलता, सीधे कैसे निकलता? पर ग्लास की वजह से लाइट कहाँ से जा रही है? यहाँ से। तो कितना शिफ्ट हो गया, ग्लास की वजह से इतना शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में हमसे बोला जाता है कि लैटरल शिफ्ट निकाल के दिखाओ, पर अभी तक करीबन 10 सालों से क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, 10 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसे करा दिया, ऐसे हो गया बस। तो लैटरल शिफ्ट क्या होता है पता होना चाहिए आपको। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, तो हमारा मुंह बंद नहीं होगा। क्या बोलेंगे? हम डायग्राम बना के दिखा देंगे, देख ले भाई क्या है लैटरल शिफ्ट। और इंग्लिश अगर अच्छी हुई, मेरी तरह इंग्लिश नहीं हुई तुम्हारी, तो तुम बना भी लोगे कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन देयर इज शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, दैट शिफ्ट कैलकुलेशन इज नोन एज लैटरल शिफ्ट, है ना। इंग्लिश बना देना होता है, ठीक है। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं अपने बोर्ड्स के पेपर में बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं इंग्लिश में नहीं बना पा रहा था, मैंने हिंदी में लिख दिया था, देखा जाएगा, पर मार्क्स दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको नॉलेज से मतलब है। यार लैंग्वेज तो एक माध्यम है ना कि भाई, तो बस मैंने हिंदी में लिखा था, झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लिख दिया था जो मुझे इंग्लिश बना नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा थी और मुझे बकना था। उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन भी तो मैं कितना कुछ लिख के आ रहा हूँ, तो अलग बात थी। पर लिखना नहीं चाहिए, गलत तरीका है, ठीक है। लेकिन मेरी खास बात थी, मैंने हाईलाइट कर दिया था कि भाई मेन बात ये है, बाकी तो मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये लैटरल शिफ्ट है। अभी लैटरल शिफ्ट की कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं है कैलकुलेशन, जितनी उतनी बता रहा हूँ। देखो तो हम कहते हैं ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? अब मुझे ये शिफ्ट निकालना है, ये शिफ्ट, ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, समझ पा रहे हो? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए डायग्राम ऐसा बना दिया। मैंने कह दिया यार कुछ नाम रख लेते हैं, चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कोई पॉइंट सी हो गया, यहाँ कोई पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर डी हो गया। तो फटाफट मेरे को क्या चाहिए? वाला डिस्टेंस है, ए भी चाहिए। क्या मेरे को चाहिए? ए से बी तक का डिस्टेंस, ये तो शिफ्ट है मेरा। तो ए बी निकालने के लिए मैंने कहा अरे सुनो 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 सुनो, ये एंगल आई है ना, अरे ये एंगल कितना है? आई है, तो ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। बोल दो नहीं होगा। अरे बेवकूफो, देखो ना, ये पूरा आई होगा और ये आर है, तो ये हो गया आई माइनस आर। तो मैंने कहा मेरे को ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, कॉस लगा दो, साइन लगा दो। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ना, हाँ, तो साइन लगा देते। क्या लगा रहा हूँ बेटा मैं? साइन। तो मैं लगा रहा हूँ साइन आई माइनस आर, इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ साइन आई माइनस आर। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है कितना है? ये वाला एंगल आई माइनस आर। ये एंगल जो मोटा वाला बनाया मैंने आई माइनस आर है, क्योंकि ये पूरा आई है और ये आर है, आई माइनस आर। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? और ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है ए सी। क्या है? ए सी। बात समझे? तो लो ए बी निकाल लिया हमने। ए बी क्या आ गया? ए सी इंटू साइन आई माइनस आर, और ए बी ही क्या है हमारा? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट है हमारा। अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या आने वाली है? ये इक्वेशन 1 मान लो। दिक्कत ये आने वाली है कि आपने भाई ए बी निकालने के लिए आपको साइन चाहिए, आई चाहिए, आर चाहिए, तो निकाल लोगे।
पर AC क्या है, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो पंगे वाली बात है, AC तो पता ही नहीं हमारा, तो AC को निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA, CD में लगा दो cos R लगाओ, क्या लगाओ, cos R लगाओगे तो क्या होगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस आपका ये हो जाएगा जो कि t के बराबर, किसके बराबर है, t, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC, क्या है हमारा, AC, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, t बाई cos R, t बाई cos। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। अब AC की वैल्यू यहाँ वाला पुट कर दो यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 हमें मिल जाएगा AB, और AB क्या है हमारा, लेटरल शिफ्ट, तो AC की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, t बाई cos R, ये हो गया साइन I माइनस R, यही हमारा आंसर है AB मतलब लेटरल शिफ्ट। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये कर नहीं पाएगा, अरे बेवकूफा, ये 2 ट्रायंगल लगाए हैं, एक ट्रायंगल है आपको कौन सा वाला, लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC से साइन I माइनस R लगाया, फिर AC मुझे पता नहीं है तो AC निकाल दिया मैंने, कहां से, दूसरे ट्रायंगल से, तो वेरी इजी, एनसीईआरटी में इतना ही, इतना मैंने करा दिया, और दोबारा बोल रहा हूं 10 साल से क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है, लिख लो। पर तुम्हारी किस्मत पे मुझे पता नहीं क्यों बहुत भरोसा है, इसमें होते हैं बच्चे, आज मैंने दूसरा वाला खोल दिया ना गलती से, अब वो मुझे मैसेज करेंगे। अब देखो, अब टॉपिक है एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। इसमें क्या होता है, इसमें देखो सुनो, इसमें ये होता है कि कहीं पर पानी या गिलास है, कुछ भी है, पानी या गिलास कुछ भी है, तो मान लो यहाँ पर एक मछली है, ये मछली है और आप हो मछुआरे, आप इसको किल करना है, किल करके खाना है, जंगल में फंस गए कहीं पे, जंगल में मछली क्या कर रही है ना, जंगल में नदी है, नदी में मछली है, मछली में आप हो, नहीं मछली में आप नहीं हो, मतलब मछली आप में है, नहीं मछली खाना है, मछली आप में जाना चाहता है, तो ये मछली दिखाई कब देगी आपको, जब देखोगे, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा है कि मछली के अंदर से निकलेगी लाइट, क्या निकलेगी, तो मान लेते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन बनाया मैंने, नॉर्मल तो बनाना पड़ता ना, अब ये मछली के अंदर से निकली लाइट, मान लो मछली के अंदर से लाइट निकली ऐसे, अरे मतलब पता नहीं हमें दिखता कब है, जब कहीं पर लाइट जाए वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आए, पता है ना, ये मैं क्यों देख पा रहा हूँ, लाइट यहाँ से देखो, सुनो पहली बात तो ये, चलो थोड़ा डीप हो जाते हैं 2 मिनट के लिए ताकि तुम्हें मजा आए। लाइट के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ा आप लोगों ने, V इजिकल टू ED, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर पोटेंशियल होगा, तो होता क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंखों में आता है, क्या आता है आंखों में, तो वो हमारी आंखों में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, वोल्टेज, और वोल्टेज से करंट पैदा होता है, और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग को कहता है कि क्या देखा है हमने, ये सब होता है रियल में। तुम सोचते हो ना कि लाइट आई, जैसे देखो लाइट आई, और कई सारी थ्योरीज ऐसी भी है कि लाइट पहले आई, इस बच्ची का चेहरा लिया उसने, और उस चेहरा लेके मेरी आंख में आया, फिर रेटिना ने सेंस किया, ये भी थ्योरी है, पर सबसे बेस्ट थ्योरी जो मैंने सोचा है वो ये वाली, कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आंखों में पोटेंशियल डिफरेंस, फिर करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। चलो छोड़ो, एक काम के बाद कहाँ पहुँच गया मैं, देखो तो मछली का इमेज लेके लाइट आया, लाइट टकराया मछली से, मछली का इमेज लेके गया, चुप हो जाओ, जब मछली का इमेज लेके गया तो यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल दोबारा, ये इंटरफेस आ गया ना, इंटरफेस, अब ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसे गई, तो कोई बंदा यहाँ खड़ा है कोने में ऐसे लेके, ठीक है, अरे क्या है इसमें हंसने वाली बात क्या है, ऐसे तो हाँ मारने के लिए मछली को, या फिर तीर भी तो ऐसे लेके करता है, चलो आजकल जाल चल रहा है, जाल हर जगह जाल मिल जाएगा, मान लो जंगल में कहीं फंस गए तो वो आपके लिए जाल है जंगल, देखो ये है आंख है, क्या ये, तो आंख में, चुप हो जाओ, आंख में गया लाइट ऐसे, पर ध्यान रखना आंख को लगता है कि लाइट सीधी आई है, कैसे आई है,
तो आपको लगता है कि भैया यहाँ से आई है कहीं से लाइट, यहाँ से, तो उसको मछली यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे आप काम करना, गिलास लेना, गिलास में पानी डालना और सिक्का डालना, सिक्का ऊपर नजर आएगा। तुम इतने बेवकूफ हो, तुमने आज तक नहीं देखा ये? अबे तुम चम्मच डाल दोगे गिलास के अंदर, चम्मच टेढ़ा लगता है, ऊपर उठा हुआ लगता है चम्मच ने टेढ़ी कर ली कमर। अरे ऐसे तो होता है। तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे ऐसे लगता है। तो चम्मच ऐसा होता है कि ऐसा लग, अरे इसमें क्या है? चुप जाओ, देखो देखो देखो। तो आपको लगता है कि मछली यहाँ, चुप जाओ, लगता है मछली यहाँ है, आप वहीं पे वार करते हो और मछली भाग जाता है, तुम कहते हो फिर चुक गया निशाना, लेकिन हकीकत में चुका नहीं, तुम लगाया ही गलत है, चुक क्या गया है? इतना तेज आप उसे वार करते हो, उस पर लगता ही नहीं है, वो कहीं और लगता है, डर जाता है, वो भाग जाता है वहां से। तो हकीकत ये, कई लोग का देखते हो शार्प होता है, दिमाग लगा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर मुझे दिख यहाँ रहा है ना, दिख यहाँ रहा है तो मछली वहां होगा, वहीं मारते हैं जानबूझ के। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये छोटी सी बात है, जैसे कि तुम लोग बचपन में जब वो बॉल से मारम पिट्टी खेलते थे, तो अगर बंदा दोस्त तुम्हारा भाग रहा है, तुम दिमाग लगा लेते थे कि बंदा आगे मारना है, और वहीं लगती थी फिर। अरे हाँ, होता है ऐसा। और प्लास्टिक की वाली बॉल, प्लास्टिक वाली याद है जो मोटी वाली होती है? सोनू नाम था बॉल का। भाई साहब क्या चिपकती थी वो, पर मजा ही बहुत था उस गेम में। सबने खेला है क्या? अभी भी खेलते क्या कोई कोई? चलो 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 चलो, सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो यहाँ तक की जो हाइट है, चुप हो जाओ। अरे हंसा दिया ना, किया ना ऐसे। अब ये कैपिटल एच है, चुप हो जाओ, ये कैपिटल एच है, और यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल एच। इसको स्मॉल एच मतलब, कैपिटल एच मतलब रियल डेप्थ। ये है रियल डेप्थ, जहां मछली है इसे रियल डेप्थ बोलते हैं। और ये जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये जो डेप्थ हमें प्रतीत हो रहा है, रियल नहीं है, इसको बोलते हैं एपरेंट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट। एपरेंट मतलब जो रियल ना हो, जो प्रतीत हो, जो सिर्फ फील हो पर रियल ना हो। तो हमें रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के लिए रिलेशन निकालना होता है, डेरिवेशन करना होता है। डेरिवेशन बड़ा आसान है। क्या डेरिवेशन है? आप इस पॉइंट पर लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या लगा दो? इस नाम रख लो पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट ए। अब मेरी बात सुनो, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बोलोगे? ये नॉर्मल है, नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या ये एंगल? चलो इसको डायग्राम को ना फ्रेश बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा डायग्राम, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। मछली वछली, एक कॉइन या मछली कुछ भी ले लो, कॉइन ले रहे हैं इस बार हम, कॉइन है। ये है आपका रियल डेप्थ, ठीक है। दिखाई यहाँ दिया, दिखाई कहाँ देगा ये हम डिसाइड करते हैं अभी। ये हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस है। लाइट यहाँ से निकला, यूँ निकला लाइट, ये नॉर्मल से ऐसे बैंड हो गया। ये आंखें हैं, आंखों में लाइट गया, आंखों को यहाँ लगा, आंखों को यहाँ लगा, सुनते रहना बस। तो हमने कह दिया भैया ये वाला जो डेप्थ है ये है स्मॉल एच, जो कि एपरेंट डेप्थ है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे वो प्रॉपर्टीज होती है, वो वाले अल्टरनेटिंग एंगल, जेड वाला एंगल, वो वाला एंगल, मेरे को तो याद हो गया, तो मैं इतने सारे बता नहीं रहा हूँ। तो अब कुछ नहीं, स्नेल्स लगा दो यहाँ पे, ए पर स्नेल्स लगाओ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो अब बोलोगे यार यहाँ पर μ1 है, इसका मान लो μ2। जहाँ से लाइट प्रस्थान करती है ना, जहाँ से लाइट चलती है, विदा होती है, उसको बोलते हैं μ1। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मीडियम, जहाँ से लाइट जाती है वो फर्स्ट मीडियम। तो μ1 साइन आई, दिख रहा है आप लोगों को? अरे दिखता नहीं है क्या? μ1 साइन आई इक्वल टू क्या था स्नेल्स लॉ, कि जहाँ से लाइट गई वहाँ का साइन आई इक्वल टू में μ2 यहाँ का है साइन ऑफ आर। इस चैप्टर को कम से कम 8 बार और कराऊंगा, 8 बार। बोलो क्यों? क्योंकि बाद में क्या करेंगे बैठ के, है ना। जब आपके पास जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा, तो यही करना होता है। अब दिसंबर में प्री बोर्ड दोगे, ये जनवरी 15 तक प्री बोर्ड दोगे, उसके बाद तो यही है कि भाई तुम्हारी इतनी क्लास होगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम 12th वाले बहुत फोकस करते हैं लास्ट के टाइम पे, क्योंकि भाई रिजल्ट निकालना है किसी भी में। तो ये μ1 साइन आई आ गया, μ2 साइन आर आ गया। जो अभी जो तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, अपने आप अलाउ कर देंगे कि भाई जाओ रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, जहाँ मर्जी। पिछली बार तो रात भर क्लास चली है, 50-60 बच्चों की, 12-12, 1-1 बजे तक, और फुल नाइट भी। सच में, जिनके घर वाले 7 बजे डरने से भेजते थे कि भाई 7 बजे रात हो गया, हो वो कह रहे जाओ पढ़ो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। अब सुनो, अब चुप हो जाओ। यहाँ एंगल मेड इज वेरी स्मॉल, ऐसा है ना,
हमारी आंखों पर और वैसे भी एंगल बहुत छोटा बनता है। जब एंगल छोटा बनता है तो हम बोलते हैं कि साइन आई टेन आई के बराबर हो जाता है, और वो भी आई के बराबर। साइन आई टेन आई के बराबर है, तो आप टेन आई निकाल लो। साइन आई को लिख दो टेन आई, म्यू वन टेन आई इज इक्वल टू म्यू टू टेन आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर म्यू वन की जगह म्यू वन रहने दो, टेन आई निकाल दो। टेन आई क्या होगा बताओ? अरे टेन आई क्या होगा? ये आई है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा? ये डिस्टेंस। मान लो ये पी क्यू है, तो ये कितना है? ये कैपिटल एच क्या है? तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू म्यू टू टेन आर। निकालो टेन आर, यहाँ से आर निकाल लो। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। परपेंडिकुलर दोबारा क्या है? पी क्यू, और बेस क्या है? स्मॉल एच। स्मॉल एच मतलब एपरेंट डेप्थ। नहीं समझ में आया? अरे बेवकूफो, जब एंगल छोटा हो तो साइन को ही टेन बोल देते हैं यार, और साइन टेन निकाल लिया ट्रायंगल से, तुम क्या कर रहे हो? तो पी क्यू से पी क्यू गायब, तो म्यू वन बाई एपरेंट रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई एपरेंट डेप्थ। यही डेरिवेशन करना था हमें, यहाँ से यही डेरिवेशन करना था बस। आप चाहो तो स्मॉल एच को अलग कर लो। स्मॉल एच क्या होता है इसी डेरिवेशन में? स्मॉल एच क्या होता है बताओगे? एपरेंट डेप्थ। किसके बराबर आ गया? म्यू टू बाई म्यू वन इंटू कैपिटल एच। नहीं समझे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। फटाफट नोट कर लो। अब कई लोग कहते हैं शिफ्ट निकालो। क्या निकालो? शिफ्ट। कितना शिफ्ट हुआ? मछली यहाँ थी, मछली कितना शिफ्ट हो गया? तो कुछ मत करो। अगर शिफ्ट निकालना है तो अब कुछ मत करो, कैपिटल एच में से जो रियल डेप्थ है उसमें से एपरेंट वाले को माइनस कर दो। तो रियल वाला डेप्थ है एच, और एपरेंट डेप्थ कितना आया? स्मॉल एच, म्यू टू बाई म्यू वन एच। तो ये आ गया शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? एच कॉमन ले लो। एच क्या ले लो? कॉमन। तो वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू कैपिटल एच। ये हो गया शिफ्ट। यहां पर म्यू वन क्या है बताओ? यहां म्यू वन है किस मीडियम से आप चले हो। किससे चले हो आप? पानी से चले हो। तो म्यू वन है पानी का। किसका है? पानी का, यानी कि डेंसर का। म्यू वन किसके लिए होता है? डेंसर के लिए। क्या गलत हो गया? वो मुझे पता है, चेक कर रहा था मैं थोड़ा सा। ठीक है, वो कॉमन ले लिया ना, कॉमन ले लिया इसलिए। तो ये जो म्यू वन है पानी का, याद है तुम्हें? पानी से चले थे हम। तो फटाफट नोट कर लो, ये भी टॉपिक खत्म हो गया। क्या बात है, वेरी फास्ट। कह रहे ऐसे तो लग रहा है आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। करनी कर लो, करो। मेरी बात सुनो, कई सारे बच्चों को शिफ्ट समझ नहीं आया। शिफ्ट का मतलब है कि भैया कैपिटल एच में तो रियल में से एपरेंट माइनस करते, कितना ऊपर उठा है शिफ्ट, उनके बीच का दूरी शिफ्ट। मछली यहाँ थी, मछली कितना ऊपर चला गया, तो ऊपर वाले डिस्टेंस को पूरे डिस्टेंस से माइनस किया, तो बीच का डिस्टेंस। अरे यार देखो, ये है रियल और ये स्मॉल, इन दोनों का माइनस करो तो शिफ्ट आ गया। क्या आ गया? ये है शिफ्ट। मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ बहुत गजब, तुम्हें फास्ट मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट इसे नोट कर लो। कर लिया होगा इतना तो। अब देखो चैप्टर में ये वाला ये पढ़ लिया हमने। अब काम की बातें हैं, हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा हद तक समझ गए हैं। अब दो तीन डेफिनेशन बता रहा हूँ फटाफट। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम पढ़ रहे हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम बोल रहे थे म्यू, क्या बोल रहे थे? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन है लाइट इन अदर मीडियम। तो दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे मेरी बात को? यानी इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन सेकंड मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो। इसका मतलब क्या होता है मैंने पहले समझा दिया कि ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है कि भाई तू एयर है कि लिक्विड है, तू क्या है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सेकंड ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम। वेव की लेंथ फर्स्ट मीडियम में, मतलब लाइट की वेव लेंथ फर्स्ट मीडियम में टू द सेकंड मीडियम। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम। कैसे कैसे? स्पीड ऑफ फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ सेकंड, या वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाई वेवलेंथ ऑफ सेकंड। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते। लिखना है तो लिख लो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। खत्म, आगे बढ़ते। अब पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। अब देखो प्यारे बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बता दिया मैंने आपको। अब लिखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई प्रैक्टिकली क्या क्या एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन के? देखो पहला तो ये, फर्स्ट ये कि भाई क्या है, सुन लो, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, सूरज का अपरेंट पोजीशन है, अपरेंट मतलब नकली, नकली जो प्रतीत हो, जो रियल ना हो। जैसे देखिए यह है आपका अर्थ, यह है अर्थ, और यह है आपका सन मतलब सूरज, यह है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर डेंसर होता है, कैसा होता है? भारी, पता ना, बादल वादल, धूल, मिट्टी, गैस, समझ रहे हो? तो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये सूरज के अंदर से लाइट आया, देखो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ पा रहे बात को? और ये सूरज ने अपनी लाइट भेजी, जा भाई, और भाई लाइट आ रही है सूरज से, ये लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आई लाइट सूरज से आई, ठीक है, सूरज से लाइट आई, आपने यहाँ पर नॉर्मल बनाया, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ये सरफेस है ना, इंटरफेस, तो इस पर 90 डिग्री बना देते हैं, ये नॉर्मल है हमारा, क्या ये नॉर्मल, क्या ये इधर का मीडियम कैसा है? रेयरर, क्यों? जहाँ सूरज है वहाँ पर वैक्यूम है, क्या है, और ये मीडियम क्या है? डेंसर। तो बताओ जब लाइट रेयरर से आएगा और डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना। तो ये अगर ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ मुड़ने का, ये लाइट ऐसे ऐसे जाना चाहिए था इसको, पर ये ऐसे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? अरे लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, पर ये नॉर्मल बनाया मैंने, नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। समझे मेरी बात को? मान लो अर्थ के सरफेस पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, तो उसकी आंखों में लाइट कैसे आई? ऐसे आई, आई ना। तो आंखों को क्या लगता है कि लाइट कैसे आई है? सीधी, कैसे आई है? तो उसको सूरज यहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा? यहाँ। समझे मेरी बात को? तो सूरज की एपरेंट पोजीशन हो गई, क्या हो गई? तो जो आपको सूरज दिखता है ना उगा हुआ सुबह सुबह, वो तुम गलत सूरज की पूजा कर रहे होते, उसे कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट का गैप होता है। तो समझ पा रहे बात को? शाम को भी होता है, सुबह भी होता है, मतलब जो सूरज हम देखते हैं सबसे पहली सूरज, वो नकली होता है, क्या होता है? समझ पा रहे हो? तो डूबता हुआ सूरज भी नकली होता है, वो पहले डूब चुका होता है, बात समझ पा रहे हो? वैसे उगता हुआ सूरज भी बाद में उगेगा, तुम्हें पहले दिखाई दे रहा है वो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एग्जाम में नहीं आता, अगर आएगा भी तो ये लिखना है कि लाइट कम्स गेट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द, सो वी कांट सी ओरिजिनल पोजीशन, वी सी अपरेंट पोजीशन। ये इंग्लिश खुद बना लेना, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगला क्या है? सन अपीयर्स, सेकंड, सन अपीयर्स फ्लैटेंड। क्या होता है? सन अपीयर्स फ्लैटेंड। सन जो है वो फ्लैटेंड अपीयर होता है, मतलब क्या है? ये सूरज है, क्या है? सूरज। तो आपको कई बार ऐसा दिखाई देगा, वो कहीं कहीं से ऐसा दिखाई देता है, कभी देखना आप दिन में देखना, तपती धूप में देखना, दोपहर के टाइम पे आपको सूरज ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे अलग अलग सा फ्लैटन दिखाई देगा। उसके पीछे भी रीज़न यही है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगला क्या होता है? एक होता है छलावा। क्या होता है? छलावा। छलावा का मतलब है मिराज। मिराज मेरे दोस्त का नाम था, ठीक है, और वो छलावा था, ठीक है ना, छलिया। देखो तो छलावा, मिराज, इंग्लिश में मिराज बोलते हैं इसको, मिराज। मिराज क्या होता है? ये इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये है, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान राजस्थान है, रेगिस्तान है, कहीं पर है, ये रेत है, रेत, क्या है ये? रेत। तो कहीं पर बहुत दूर दराज पे कहीं पेड़ है, पेड़, सुंदर सा पेड़ है, सुंदर सा पेड़ है, ये पेड़ सुंदर सा पेड़ है, उसी के बगल में नदी वदी है। तो होगा क्या कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति कहीं यहाँ पर है, कहीं दूर रेगिस्तान में, कहीं दूर है इधर, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आई, देखो यहाँ से लाइट ऐसे गई। अच्छा, छलावा इससे नहीं होगा, मैंने गलत थोड़ा जल्दी इसमें ले लिया। ये TIR से होगा, रिफ्रैक्शन से नहीं होगा। मतलब TIR भी एक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, पर स्पेशल केस है। तो मैं गलती से यहाँ भटक गया था थोड़ा सा, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। रिफ्रैक्शन, प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन पहले खत्म करते हैं ना सारे, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं, फिर लेंस पढ़ लेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू, छलावा बाद में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें क्या होता है? चुप हो जाओ बेटा,
इसमें होता है प्रिज्म। प्रिज्म सब समझते हैं बेटा, प्रिज्म क्या होता है? इसको प्रिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म। अब जो प्रिज्म है उसकी खास बात क्या है समझाता हूँ। यह है प्रिज्म, और इसकी खास बात क्या देखी गई है कि अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे एंटर करता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, तो एंटर करने पर ना लाइट जो है, अब सोचो एंटर कैसे किया है लाइट, येलो वाली लाइट को देखो, ऐसे निकलना, ऐसे चाहिए निकलना, तो निकलता है ऐसे नहीं है। लाइट जो है एक्चुअली में वो ऐसे निकलता है, लाइट ऐसे निकलता है। तो हमें ये सोचना है कि हो क्या रहा है, लाइट गया ऐसे था पर निकला ऐसे, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? तो हमें ना यही समझना है कि देखो रियल में लाइट को, चुप चुप हो जाओ, रियल में लाइट को जाना ऐसे था, वो गया ऐसे, जाना ऐसे था, जाना ऐसे था, मतलब जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन गया। क्या बन गया? मतलब डेविएशन, एंगल ऑफ, कि लाइट को जाना ऐसे था, इतना एंगल डेविएट हो गया, इतना एंगल मुड़ गया, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस चैप्टर में है ना हमें ये पढ़ना होता है कि लाइट से, अगर कोई प्रिज्म से लाइट जाएगा तो कितना एंगल डेविएट हो जाएगा बताना है। तो प्रिज्म में हम यही पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, कि लाइट का बेंडिंग तो होगा पर कितने एंगल से बेंड होगा वो निकालना है हमें। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं समझना। देखो, तो हम लेते हैं एक प्रिज्म और टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, लिख लेंगे फटाफट। प्रिज्म में हम एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर किसी को पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपकी कर्मों का फल है। क्या बोलते थे? कर्मों का फल है। क्योंकि देखो अगर इससे स्लो में गया तो आप गए, इससे अच्छा क्या है कि आप वीडियो से एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। बातें वही है, कॉन्सेप्ट भी इजी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सोचो इतनी सी बात अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि लाइट ऐसे गया और ये मुड़ गया तो उसे एंगल बन गया एक, वो एंगल है कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना भटक गया, तो क्या कर सकते हैं। अब जो लाइट है, जो बजाओ, लाइट है यहाँ नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल कि भैया यहाँ पर लाइट आ रही है 90 डिग्री पे, लाइट आई, लाइट हल्का सा भटकेगी अपने रास्ते से, भटक के और भटक जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, पर व्हाइट वाले लाइट को जाना ऐसे था, तो आप डॉट दिखा दो कि जाना ऐसे था, ठीक है। अब लेकिन भटक गया, कितना एंगल भटक गया, ये डेल्टा, यही निकालना है। कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ए रिप्रेजेंट फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब सुनिए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट जहाँ पर लाइट गया है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, पता है आपको। और यहाँ से लाइट जो है ऐसे हो गया तो इसको बोलते हैं R1 एंगल। क्या बोलते हैं? R1 एंगल, ऐसे ही बोलते हैं, नाम है। फिर लाइट ऐसे गया यहाँ से, तो यहाँ पर हम एक और लाइन बना रहे हैं, ऐसा लाइन, ताकि एंगल नाप सके। तो इस एंगल को बोल देते हैं हम R2। क्या बोल देते हैं? R2। ध्यान रखना, ये दोनों लाइन को ऐसे अगर आगे बढ़ाओगे तो ये मीट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो एक्चुअली में लाइट यहाँ से निकला है तो ये होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या होता है? कितने एंगल से बाहर निकला है लाइट। देखो डायग्राम आपको समझना पड़ेगा किसी भी हाल में। मैं अगर छोड़ो, क्या ही दोबारा बताऊँ, ये तो बड़ा आसान है, डायग्राम तो याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें फील करना है कि हमें ये डेल्टा चाहिए, क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए। इसी के पीछे हम भागा दौड़ी कर रहे हैं प्रिज्म को लेके। तो मैंने कहा यार क्या है इसमें, डेल्टा निकाल दूंगा मैंने कहा ये डेल्टा है मेरा। बेटा ध्यान दो ना इधर सारे, ये डेल्टा है मेरा। बेटा सीखो, बाद में लिखना, टाइम दूंगा नहीं, लेकिन सुनो, जो डेल्टा है ये कैसे निकालूंगा डेल्टा। तो ये देखो, अगर आप ठीक से देखते हो, एक छोटी सी पॉइंट को नोट करना, ये जो जितने ग्रीन पॉइंट बना, ग्रीन पॉइंट को देखो, ये ग्रीन पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट, ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? और ट्रायंगल के बाहर का एंगल है डेल्टा। क्या है? तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि अंदर के जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अंदर के दो एंगल का जो सम होता है, क्या बोला मैंने? अंदर के दो एंगल का जो सम होता है वो बाहर के बराबर है। किसके बराबर है? तो बताओ ये एंगल कितना आएगा। देखो ये पूरा आई है, पूरा क्या है, और ये है R1, तो ये कितना बचेगा? I माइनस R1। क्या बचेगा? ये I माइनस R1। वैसे ये पूरा एंगल है E, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? E, पर इसमें एक R2 है, तो यहाँ क्या बचेगा? E माइनस R2। तो मैं समझ गया कि अगर मुझे ये वाला एंगल मिल गया और मुझे ये वाला एंगल मिल गया तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कहा I माइनस R1 E माइनस R2, लो डेरिवेशन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द डेरिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ और गेम खेलना होगा, सिंपल सिंपल। देखो क्या गेम है कि जब एंगल ए को, ये प्रॉपर्टीज है कुछ, ये प्रॉपर्टीज होती है ना, फ्रॉम प्रॉपर्टीज लिख देंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज होती है कि एंगल ए
फिर ये जो एंगल है, देखो ये एंगल ए प्लस ये जो एंगल है, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इसको नाम रख दो, चलो पी नाम रख दो, पी। एंगल पी होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल पी होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है एक क्वाड्रिलेटर में, किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो प्रॉपर्टी है ना, गुड। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, R1 प्लस R2 प्लस एंगल P, वो होगा 180 डिग्री के बराबर। होगा कि नहीं होगा? अरे एंगल R1 एंगल R2, तो आप बोलेंगे यार दोनों का राइट हैंड साइड क्या इक्वल? राइट हैंड साइड इक्वल है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर कि एंगल A प्लस एंगल P इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल P। तो एंगल P ने एंगल P को कैंसिल कर दिया। तो क्या आंसर है गया यहाँ से कि R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो I प्लस E के साथ रख लो और माइनस में बन जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस डेल्टा हो गया आपका, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, और ये R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर, A के बराबर। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया खत्म, फिनिश। तो बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में? 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में आता है एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट। अच्छा, डायग्राम बनाना सिखा दो एक बार और, ताकि आपको दुख ना हो, दर्द ना हो, पीड़ा ना हो। पहले बनाना है एक ट्रायंगल। क्या बनाना है? एक लाइन खींचनी है। सुन लो, अब तो देख लो एक बार। एक लाइट ऐसे देनी है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये लाइट को ऐसे भटकाना है, ऐसे भटकाना है। फिर एक और लाइन यहाँ मारना, इसको बोलना E। क्या बोलना? यहाँ का एंगल R1, यहाँ का एंगल R2, इन लाइन को मिला देना आगे, इसको बोलना है एंगल P। ठीक है, फिर आप बोलना ये लाइट ऐसे जा रही थी, तो ये एंगल हो गया डेल्टा। क्या हो गया? डेल्टा। ये जो एंगल आएगा I माइनस R1, ये एंगल आएगा E माइनस, ये होता है एंगल E। खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। डेरिवेशन समझ में आ गया? डेरिवेशन ये वाला, चलो नोट कर लो फटाफट बेटा, प्रिज्म वाली बात नोट कर लो। सुनो मेरी बात, सुनो बेटा, अब ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ यहाँ पर। अब सुनो मेरी बात, प्रिज्म होता है, अच्छी बात है। लाइट जाती ऐसे है, निकलती ऐसे है, ये भी अच्छी बात है। जब लाइट निकलती है तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है डेविएशन। क्या मिलता है? कि जाना ऐसे चाहिए था, गया ऐसे। लेकिन हम चाहते हैं ये जो डेविएशन है ये मिनिमम हो। क्या हो? ये डेविएशन मिनिमम हो। वैसे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि आपसे ये पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस बात पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इमरजेंस पे नहीं। अरे इमरजेंस हमारे हाथ में ना, हम किस एंगल से भेज रहे। तो एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, और लाइट पर भी डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा है। लाइट के कलर पे, क्या बोला मैंने? लाइट के वेवलेंथ पे। तो लिख लो कहीं पर कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, लाइट के वेवलेंथ पे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पॉइंट, फोर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, गलती नहीं हुई, सही है। वो अलग अलग केसेस होते हैं, थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म, तो मैंने जनरल बातें बोल दी होगी। ठीक है, सुनो, तो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये इमरजेंस वाली बात बहुत कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना, मतलब छोड़ो, अभी सिर्फ काम की बातें करेंगे। देखो मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था ना, मैं ये कह रहा था, सुनो, हम चाहते हैं भैया ये डेविएशन तो हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, पर हम चाहते हैं कम डेविएशन हो। मतलब ऐसा चाहते हैं हम कि लाइट जब अंदर जाए इसके अंदर, तो लाइट इतना हो जाए, हल्का डेविएट हो जाए। मतलब पहले ऐसे जा रहा था ना, तो हमें एंगल कम मिले। एंगल क्या मिले? डेविएशन कम मिले। तो डेविएशन कम मिले, कब पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? कि देखो भैया, अगर तुम्हारे पास प्रिज्म है तो प्रिज्म का ए तो चेंज नहीं कर पाओगे, और तुम घिसोगे उसको। ए तो फिक्स है ना एंगल, तो ए तुम्हारे हाथ में नहीं होता।
आई तुम्हारे हाथ में, आई मतलब किस एंगल पे टॉर्च को मारूं, किस एंगल पे लाइट को मैं दूं, तो आई तुम्हारे हाथ में होता है। क्या होता है? आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होता, वेवलेंथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तो रेड को बोलेगा रेड पीला हो जा, भाई नहीं है। लाइट का वेवलेंथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, क्या हाथ में तुम्हारे? इंसिडेंस। अगर तुम चाहते हो कि ये कम आए तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल। तो तुम इसको कंट्रोल करते हो, कैसे करते हो कंट्रोल? देखो तुमने ना क्या किया, तुमने प्रिज्म उठाया और अलग अलग एंगल पे लाइट को मारा, और तुमने क्या देखा कि तुम्हें एक ऐसा एंगल मिला जहां पर लाइट कम डेविएट होता है। तो एक ऐसा एंगल मिला जहां पर लाइट कम डेविएट होता है। तो कंडीशन क्या थी? देखो कंडीशन ये थी, किसी ने लाइट को ऐसे फेंका, 30 डिग्री पर लाइट को फेंका, मान लो एग्जांपल के तौर पे। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। तो लाइट एकदम से पैरेलल हो गई इसके बेस के पैरेलल, बेस के बिल्कुल पैरेलल हो गई। और जब लाइट निकली तो भी 30 डिग्री पर ही निकली, यहाँ से 30 डिग्री पर ही निकली। और उस टाइम जो लाइट था ना, लाइट बहुत ही कम डेविएट हुआ था, मतलब बहुत ही कम डेविएशन हुआ था। तो उसको समझ में आ गया कि अगर मुझे मिनिमम डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम डेविएशन। तो अब टॉपिक का नाम लिखो, मिनिमम डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म। क्या क्या कंडीशन है? देखो, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देता हूं यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। सेकंड, लाइट इज पैरेलल टू द बेस, लाइट इनसाइड द प्रिज्म, इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म is parallel to the base, is parallel to the base, light inside the prism is parallel to the base, कि वो बेस के बिल्कुल पैरेलल होगा, बेस के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म। अब इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, ग्राफ देख लो। ग्राफ ऐसा आता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो हमें क्या मिलता है? हमें ग्राफ ऐसा मिलता है कि देखो डेविएशन यहाँ भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, कम सिर्फ यहाँ पे है, इस पॉइंट पर कम है डेविएशन, सबसे कम मिनिमम डेविएशन। इसको बोल रहे हैं डेविएशन मिनिमम। ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाए। तो ये ग्राफ आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाए। अच्छा, और सुन लो, फिर लिखते रहना आराम से। क्या सुन लो कि ठीक है, नाउ हम बोलेंगे भैया मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन आपने बोला यार एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा। अगर सुनो, अगर ये प्रिज्म है, चुप हो जाओ, अगर ये प्रिज्म है, लाइट जो है बेस के पैरेलल हो गया, ये बेस है इसके पैरेलल हो गया ना लाइट। ध्यान रखना, यहाँ का जो एंगल होता है R1, याद है आपको? R1 R2 एंगल होता है ना, R1 और R2। अभी जब ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल बराबर हो जाते हैं। जब लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल, तो एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 इक्वल टू R ले लो। वैसे एंगल I इक्वल टू एंगल E है। तो आप बोलोगे ना हो भैया, हम तो ये जानते हैं कि जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है, वो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? I, याद है? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, याद है आपको? R1 प्लस R2 होता है ना, जिसको आप A बोलते हो। क्या बोलते हो? A। सुनो, अगर यहाँ से, चुप हो जाओ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये I प्लस ई आई 2I हो गया। बोलो सही है कि नहीं है? अरे दोनों सेम है ना, ये सेम है, तो I प्लस आई लिख देंगे, इसको 2I बन जाएगा। तो यहाँ से I निकालो तो क्या बनेगा? I बताओ। तो डेल्टा प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू I। तो याद रखना इसे, ये समझे? ए इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो I निकल जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या ये एंगल ऑफ, ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा है, डेल्टा ये मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा मिनिमम, ये समझना है कैसे हुआ ये? नहीं है बेटा? अरे भाई साहब, ये फॉर्मूला होता है, पीछे पढ़ा है हमने। यहाँ पर I प्लस ई को लिख दिया, अरे लो I लिख दिया कि एंगल I प्लस एंगल ई को हम I बोल देंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो ये I होता है। ठीक है, अब एक और लास्ट है, बस सुन लो। फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम, डरना नहीं है बिल्कुल भी, सब बताऊंगा एक साथ।
मिनिमम डेविएशन अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, डायग्राम बना के दिखा देंगे। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे कि ये लाइट ऐसे गया, सुन लो, ये लाइट ऐसे गया, ऐसे हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम आर बोल रहे हैं, आर ही तो बोल रहे हैं, R1 प्लस R2 को आर, तो लगाओगे तो क्या होगा, μ1, ये μ1 है और ये μ2, μ2 मतलब प्रिज्म का, जहाँ से लाइट जाता है उसको μ1 बोलते हैं। μ1 ऑफ साइन आई इक्वल μ2 साइन आर, समझे नहीं समझे। तो अभी आपने साइन आई, साइन की जगह साइन रहने दो, आई कितना निकाला, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ये हो गया μ2, नीचे डिवाइड कर दो साइन आर से। साइन आर किसके बराबर होगा बताओ। सुनो, आपने अभी एक और छोटी सी बात याद रखना कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, ए के बराबर, और R प्लस R ए के बराबर हो गया, 2R ए के बराबर हो गया, R हो गया a/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन a/2, जो साइन R है ना, R a/2, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, जहाँ पर μ2 क्या है, μ2 बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मुझे पता है कई लोगों के बच्चों के प्राण निकल गए होंगे, डर लग रहा होगा, डरो मत, समझा रहा हूँ सब कुछ। दोबारा आ जाओ, दोबारा क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एंगल है वो मिनिमम रहे, ये तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाए और यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाए, जो आई के बराबर ही होगा, ये सारे इक्वल है। फिर R1 R2 जो है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाए, समझ पा रहे हो। तो ये बात हमने याद कर ली। फिर हमने बोला कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म, तो एंगल आई एंगल ई के बराबर हो, लाइट इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस हो, और पैरेलल ऑफ बेस का मतलब है कि एंगल R1 और एंगल R2 एंगल R के बराबर हो जाए। फिर हमने कहा आगे बात करते हैं, फिर हमने कहा देखो भैया ये ग्राफ है कि भैया सभी एंगल पे वैल्यू ज़्यादा है, बस एक ही पे कम है, तो जब I इक्वल टू ई है तो इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये ग्राफ है, बस आगे देखो। फिर मैंने आपसे बात करी कि फॉर मिनिमम डेविएशन ये सब चीज़ें होती है, एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा, वो आई मान लिया हमने, ये आर के बराबर होगा आर। फिर हमने कहा ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए, याद है आप लोगों को। तो इसको आई प्लस ई दो बार लिख दिया, सेम ही है ना, 2i, यहाँ से मैंने आई निकाल लिया, आई को याद कर लिया, डेल्टा प्लस a/2। वैसे यहीं पर लिख लेंगे हम कि R1 प्लस R2 जो आपने सिखाया था वो a के बराबर होता है, पता है आप लोगों को। तो R1 R2 2R हो जाएगा, तो R हो गया a/2। तो दो बातों को हमने चुपके से याद कर रखा है मन के अंदर। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, ये रहा, ये रहा, कहाँ आया था, ये आया था ना, R1 प्लस R2 इजिकल टू एंगल a के बराबर। देखो पीछे हल्का से रिवाइज करना, घर पे जाके वीडियो से एक दो बार देखना, देखो दिस इज द बेस्ट। पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, घर पे जाके दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, आ जाएगा, नोट्स बनाएंगे, आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, अगर तुम चाहते हो कोई स्लो तुम्हें पढ़ाए, बहुत रुक रुक के ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाए तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तुम्हें पहले भी कहता था, पहले भी, कि ये मत सोचो कि बाद में देख लेंगे, बाद में देखा जा रहा है क्या, नहीं देखा जा रहा, चुप तो जाओ। आई याद कर लिया हमने, चुप हो जाओ। फिर हमने क्या याद कर लिया, ये भी याद कर लिया है कि R होता है a/2। फिर कुछ नहीं किया हमने, स्नेल्स लॉ लगा दिया, क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ, क्या, μ1 sin i μ2 sin r, μ1 sin i, और i क्या होता है, ये जो पीछे याद किया, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। और जो साइन आई है साइन आर वो नीचे ले आया मैं, ताकि यहाँ पर क्या बचे, μ2 बचे, क्योंकि साइन आर की जगह पर क्या आ जाएगा, a/2। तो ये नोट कर लो अच्छे से, अभी सारा कुछ रिवाइज करो, पूछूंगा तभी छुट्टी करूंगा, ठीक है। जल्दीबाजी में बहुत कुछ नहीं पढ़ रहे हम। चलो अब बड़े प्यार से, बड़ा ध्यान से हैं, बहुत ध्यान से रहना। सो वी हैव, पिछली बार, अच्छा मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ठीक और जनरल करेक्ट करवाता हूँ। देखो 9th 10th में हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 कॉर्नर होते हैं, इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये x है, ये y है, ये z है, ये t है मान लो, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल t 360 डिग्री होता है। तो जो हम प्रिज्म पढ़ते हैं ना, प्रिज्म में बाई चांस ऐसा होता है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम प्रॉपर्टीज ना, यहाँ का एंगल और ये जो एंगल है, याद है आपको, इसको a बोला था, और यहाँ का जो एंगल था हमने कहा था एंगल a प्लस, इसका नाम कुछ क्या रखा था, p
पी रखा था, एंगल पी हमने 180 कहा था, याद है आपको? तो ये इसी की प्रॉपर्टी से ड्राइव होके आता है, समझे? पर ये इन जनरल नहीं होता कि भाई 9 हमेशा ही ट्रूथ हो, पर ये प्रॉपर्टी आके ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया था फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो वैसे भी यार ये सब बातें, बचपन वाली बातें इतने समय तक याद तो रहती, पर बार बार हम अप्लाई नहीं करते, जैसे हम डायरेक्टली बोल देते कई बार। जैसे पहले था कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो करके दिखाते थे, अब हम लिख देते कि हाँ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बस बात खत्म। समझ पा रहे बात को? समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर क्या है कि प्रिज्म को खत्म करते हैं, प्रिज्म से डिस्पर्सन ये सब खत्म करते हैं। सुनो, पिछली बार का प्रिज्म फॉर्मूला सबको याद है? बेटा अंजल, प्रिज्म फॉर्मूला जल्दी बताओ, प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला जल्दी बताओ, जल्दी इधर ध्यान दो। अब हम ना वही प्रिज्म लेंगे, पर इस बार होता है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। टॉपिक का नाम है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। कोई नहीं, उसको हटा काट देंगे भाई, कोई बात, वो इसके पापा का ही है, मैंने काट दिया, ठीक। स्मॉल एंगल प्रिज्म, इसको ऐसे थिन प्रिज्म भी कहते हैं। थिन प्रिज्म मतलब जनरली ऐसे बोल देते हैं। पतला प्रिज्म के लिए डेरिवेशन कैसे करते हैं, सुनो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कहते हैं ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट गई, फिर लाइट यू डेविएट हुई होगी, फिर लाइट यहाँ से बाहर निकला होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर आगे क्या करते हो आप लोग, ये कोई तरीका है बताओ? 6:50 की क्लास, मैं सोचता हूँ 7 बजे मैं स्टार्ट करूँगा, इतना लेट आप खड़े रहो, यही सजा है। थोड़ी देर 10 मिनट इस टॉपिक तक खड़े रहो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा आपको रिदम में आने में, 2 मिनट लगेगा, रुक जाओ मुझे भी। तो ये आई होता है, ये ई होता है, ये R1 होता है, याद है आपको? ये R2 होता है, सब याद होगा आपको। ये वाला डेविएशन होता है, याद है आप लोगों को? तो इसी डेविएशन को निकालना है, पर थिन प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, या स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। तो इसको कैसे किया जाता है? तो बड़ा आसान तरीका होता है, सुनो। आपने ये याद कर रखा है कि I + E, याद है आपको? -A, सबको याद है ये? ठीक है, इसको रखो चुपके से, निकाल ऐसे रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ, पॉइंट A मान लो, पॉइंट A नहीं, इसको मान लो कुछ H मान लो, इसको T मान लो। H और T पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ सांप वाला लॉ है, स्नेल्स, सांप से स्नैक होता है, स्नेल्स लॉ। ये भी कुछ कीड़े का नाम होता है ना, हाँ स्नेल्स लॉ। तो चुप हो जाओ, स्नेल्स होता है ना, क्या होता है? नेल्स होता है। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो बताओ यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1, यहाँ का μ2। तो μ1 साइन E साइन I, μ2 साइन R1, मानते हो ना? जैसे मैंने कहा एंगल बहुत छोटे, एंगल क्या है? स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो आप इसको लिख सकते हो μ1 I = व्हाट, बताओ क्या लिख सकते हो? बताओ क्या लिखे, बताओ? μ2 R, अरे एंगल छोटे है ना, μ2 R1 हो जाएगा, समझे? और μ1 तो एयर है, क्या ये? और एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? μ2 R1। इसको हमने याद कर लिया। फिर अगली बार लगाया स्नेल्स लॉ, हमने लगाया स्नेल्स लॉ, सुनते रहना। एट कहाँ लगाओ बताओ? यहाँ पर H पे लगाया था, T पे लगा दो, T पे। तो क्या होगा बताओ? रे अंदर से चल रही है ना यहाँ से, तो यहाँ पर μ2 साइन R2, μ2 साइन कि रे चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ है R2 से, तो μ2 साइन R2 = μ1 साइन E। अब क्या होगा बताओ? आपको पता है ये μ2 R2 μ1 E, μ1 तो 1 हो जाएगा, खत्म। E, तो आपने यहाँ से E निकाल लिया, I निकाल लिया, E निकाल लिया, इसमें पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पुट 2 and 3 in 1, लो हो गया डेरिवेशन। तो थिन प्रिज्म के लिए अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो I की जगह पर क्या लिख दूं मैं? μ2 R1, E की जगह पर μ2 R2, ये -A। अब यहाँ से क्या होगा बताओ? यहाँ से μ2 कॉमन हो गया, ये हो गया R1 + R2 -A। अब याद कर लो छोटी सी बात, ये μ2 है, ये R1 + R2 A होता है, A -A। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 बेवकूफ, कॉमन आएगा, 0 कैसे हो जाएगा? तो ये हो गया डेविएशन का फॉर्मूला, जो आगे डिस्पर्सन में हम इस्तेमाल करने वाले। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, यूज दिस फॉर्मूला इन डिस्पर्सन। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए या थिन प्रिज्म के लिए ध्यान रखना, आपको, चुप हो जाओ,
आपको सेम डेरिवेशन करके आना है एग्जाम में, 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, आएगा तो फटाफट इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है ना। आज हम फटाफट लेंस भी खत्म कर लेंगे, आई होप काफी हद तक हो जाएगा लेंस भी खत्म। तो हमने ये सीखा, चुप हो जाओ, अरे ध्यान दो इधर, जो डेविएशन का फॉर्मूला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1, μ2 का मतलब क्या था, सेकंड मीडियम, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। बच्चों को शर्म भी नहीं आती, बताओ, कॉल कर रहे कि आपका लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, बताओ, जबकि सब स्टार्टेड है ना, दिख रहा है ना तुम्हें, बताओ। तो देखो यहाँ पर ये डेविएशन का फॉर्मूला, आप सुनो छोटी छोटी बातें। डेविएशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। डेविएशन मतलब भटकना, लाइट का भटकना। और ध्यान दो इधर, फटाफट स्पीड में आते हैं, बहुत हो गया। अब जो डेविएशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, प्रिज्म कितना हैवी है, कितना रुकावट वाला है। और ध्यान रखना है, कोची नाम के साइंटिस्ट थे, कोची, क्या नाम था उनका, कोची, ये डिस्क का नाम लगता है, ठीक है ना। तो कोची साहब ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना मटेरियल का, प्रिज्म का ले लेते थे एग्जांपल, वो डिपेंड करेगा, या किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, किसी सब्सटेंस का, किसी मीडियम का, कुल मिला के बात करें मीडियम का, तो वो वेवलेंथ के इन्वर्सली है, वेवलेंथ के। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं बनाऊं तो मेरे लिए डेविएशन का एक फॉर्मूला तैयार होगा नया, जो मैं यूज करूंगा। डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोलो क्यों, जब यहां पुट करूंगा तो यहाँ लैम्डा आएगा ना नीचे, तो ये मैंने फॉर्मूला बना लिया कि डेविएशन जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसमें डेविएशन सबसे, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम डेविएशन सबसे। तो इसी टॉपिक का नाम होता है डिस्पर्शन। क्या नाम होता है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट हम पढ़ रहे हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अच्छा प्यारे बच्चों, व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, जो लाइट हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हम देखते हैं, सूरज की रोशनी होती है व्हाइट लाइट, पता है आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने कहा, देखो ये व्हाइट लाइट है, अब ये व्हाइट लाइट, ये मतलब प्रिज्म है, और मैंने यहां से ये नॉर्मल के ऊपर व्हाइट लाइट को फेंका ऐसे, ये व्हाइट लाइट गया, तो इसके अंदर से निकलने के बाद आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताओ, विबग्योर। क्या दिखाई देगा, विबग्योर दिखाई देगा आपको, विबग्योर, ठीक है। तो ये विबग्योर, तो आपको विबग्योर दिखाई देगा। अब हमें यही समझना है कि ये डिस्पर्सन क्यों हुआ, फैला क्यों, डिस्पर्सन मतलब फैलाव, लाइट का फैलाव। ये लाइट का फैलाव क्यों होता है जब प्रिज्म से पास, सुना आप लोगों ने पहले भी है, सुना है ना। तो वही समझते कि देखो कि लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, व्हाइट वाले को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्रिज्म की वजह से डेविएशन हुआ। लेकिन डेविएशन इस प्रकार से हुआ कि लाइट बिखर सा गया, फैल सा गया। और उसके पीछे रीजन यही है कि जो डेविएशन होता है प्रिज्म में, जो प्रिज्म का डेविएशन है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है डेविएशन सबसे कम है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है तो उसका डेविएशन सब कम होगा, इसीलिए जो रियल लाइट का पाथ था उससे कम डेविएट हुआ है। लेकिन वॉयलेट की बात करें, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो देखो रेड का लैम्डा मैक्सिमम होता है और जो वॉयलेट है उसका लैम्डा मिनिमम। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम है, वेवलेंथ कम है, डेविएशन ज्यादा होगा। इसीलिए जो रियल पाथ है उससे सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, वॉयलेट। क्या कौन हुआ है, वॉयलेट। तो ध्यान रखना कि हम वॉयलेट का डेविएशन निकाल लेंगे। वॉयलेट का डेविएशन इतना एंगल है और रेड का डेविएशन इतना एंगल है, समझ पा रहे हो। तो वॉयलेट का डेविएशन जो हुआ इतने एंगल से, रेड का डेविएशन इतने एंगल से। बात समझ पा रहे हो। तो छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं सबसे ज्यादा डेविएट लाइट कौन सा है, वॉयलेट, तो वॉयलेट का डेविएशन एंगल निकाल लूंगा, निकाल सकता हूं आराम से। वॉयलेट का कितना एंगल डेविएट हुआ है तो नाप लूंगा ना मैं, ये एंगल मेजरमेंट कर लूंगा। तो डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट को अगर मैं माइनस कर दूंगा डेविएशन एंगल ऑफ किससे, रेड से, तो ये जो एंगल आएगा ये क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन। तो भैया इतना फैला हुआ है, ये डिस्पर्सन आ गया ना। देखो मान लो ये 100 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो कितना बचा ये 70। तो ये मिल जाएगा हमें कितना लाइट डिस्पर्स हुआ है, कितना फैला है। तो इसका बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब कितना फैला हुआ है, कितने एंगल में फैला हुआ है। तो वॉयलेट वाले का एंगल निकाल लो यहां से और रेड वाले का निकाल लो, माइनस कर दो तो फैलाव निकल गया हमें, ये फैला हुआ। समझे मेरी बात को। तो दोबारा बोल रहा हूं, जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स होता है, व्हाइट लाइट टूट जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो डेविएशन है
जो भटकना है, भटकना लाइट का भटकना इस बात पे डिपेंड करता है वेवलेंथ क्या है, और वेवलेंथ अलग अलग तो भटकेगा भी अलग अलग। सबसे ज्यादा कौन भटका हुआ है? सबसे ज्यादा वॉयलेट। क्यों? उसका वेवलेंथ सबसे कम है। और ये हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा सुन लो, अगर ये जो फॉर्मूला है दिख रहा है आप लोगों को, एक लास्ट है ये, अगर इसी को हम किससे डिवाइड कर दे? येलो से, येलो के डेविएशन से। क्या बोला मैंने? डेविएशन ऑफ येलो। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर कुछ भी नहीं होता, आप इन दोनों के बीच के एंगल को निकाल लो और येलो के एंगल से माइनस कर, डिवाइड कर दो। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, जो जनरली हमारे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में, पर फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मैंने बता दिया, सेफ में रहने के लिए। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? तुम बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन टू द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो। अरे जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन क्या है? डेल्टा वी डेल्टा आर। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्सन, उसको डिवाइड कर दिया येलो से, डेविएशन एंगल ऑफ येलो से, तो डिस्पर्सिव पावर आ गया। इस प्रकार से हमारा प्रिज्म पूरी तरह खत्म होता है, प्रिज्म में कोई भी बात नहीं बचती है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेंस। बात नहीं करना है। अच्छा, आज एक स्टोरी है 11th क्लास के बच्चे की। दो दोस्त हैं, दोनों साथ में उठते बैठते खूब मजे करते, 10 मिनट लेट आते क्लास में, नीचे वेट करते। ठीक है, एक लाया 49 और कितना लाया मुझे याद नहीं है, 50 65 या कुछ ऐसे ही, 48 49 तो मैंने सुना था, और 65। और दूसरे क्या है सारे 22 हैं। दोनों दोस्त सेम क्लास में, सेम स्कूल में। अब दोनों में देखो लड़ाई यही मैं कहता हूँ भाई, जिसको निकलना वो निकल जाएगा। तुम्हें यही बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा, तू भी मत पढ़, और एक आराम से पढ़ रहा होगा घर में। तो तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारी टाइम वेस्ट ही करवा रहा है। कौन किसे करवा रहा है? चलो ध्यान दो इधर। लेंस, चुप हो जाओ। क्या होता है लेंस? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का। लेंस जनरली क्या होता है, जब भी, चुप हो जाओ, जो भी दो सरफेस हो लेकिन उनमें से एक कर्व हो, दो सरफेस हो लेकिन एक कर्व हो, कम से कम एक कर्व हो, तो हम लेंस बोलेंगे। जैसे ये एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है। क्यों? एक सरफेस कर्व है। बात समझ पा रहे हो? ये भी एक लेंस है, ठीक है ना? कैसा भी हो, एक सरफेस कर्व हुआ तो ये भी लेंस, ये भी एक लेंस है। इसमें दोनों ही कर्व है बाई चांस। तो अलग अलग प्रकार के आपको लेंस दिखाई देंगे, पर जनरली हम जो लेंस पढ़ते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं हम लोग। सुन लो, कॉन्वेक्स, और दूसरा पढ़ते हैं कॉनकेव। क्या इसमें दोनों ही सरफेस कर्व है? हाँ जी, कम से कम एक कर्व होना चाहिए, दोनों हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये भी एक लेंस है, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स, इसका नाम होता है कॉनकेव। बाकी ये जो मैंने बनाए हैं इनके नाम आप इंटरनेट से सर्च मार सकते हो। क्या लिख के? टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस सर्च मारोगे, इनके नाम आ जाएंगे। पर हमारी पूरी स्टडी में 99% क्या ऑलमोस्ट 100% आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव दिखाई देगा, या ये कैसे दिखाई देगा? प्लेन कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? प्लेन और कॉन्वेक्स। ये सब कुछ छोड़ो, इतना तो मेरे लिए मेहनत कर सकते हो टाइप्स ऑफ लेंस देख के कि किसका क्या है क्या नहीं है। मेन तो आप यही जानते हैं, ठीक है ना? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करें सीधा। अब लेंस के बारे में खास बात क्या है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेंस को लेके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है लेंस को लेके, और इसको लेके इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिफ्रैक्शन। तभी हम लेंस समझ पाएंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि आपको पता है जो लेंस में एक सरफेस कर्व होगा, और कर्व सरफेस कहीं ना कहीं हम स्फेयर से लेके आएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा लेंस को समझने से पहले, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। आप बोलोगे सर ये होता क्या है, समझा दो तो हल्का सा। बड़ा इजी है, देखो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे और इस तरफ मान लेंगे कोई मीडियम 2, पानी भर दिया, कुछ भी भर दिया, शीशा भर दिया, ये मीडियम 2 रहेगा। और इस तरफ रहेगा हमारा, ये स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं है बताओ? अरे स्फेरिकल कर्व सरफेस है कि नहीं है? स्फेरिकल सरफेस, या इसको बोलते हैं स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल कर्व सरफेस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक मीडियम है मीडियम 2 और एक मीडियम है μ1। अब यहाँ पर ना हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और देखेंगे किसकी इमेज कहाँ बनती है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, ठीक है, लाइट निकला, और लाइट निकला और लाइट जो है ना आगे गया। कहाँ गया? आगे। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल पहले क्या बनाओगे? नॉर्मल। सुनो,
ये नॉर्मल लाइन बनाया मैंने, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, तो वहाँ पर एक लाइन बनाना पड़ता है, नॉर्मल लाइन। और ध्यान रखना, ये अगर ये स्फेयर का पार्ट है, क्या बोला मैंने, ये अगर ये जो हमने स्फेयर लिया है, स्फेरिकल लिया है ना, तो ये पॉइंट होता है सेंटर। क्या होता है ये? सेंटर। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, काम की बात। तो हमने कहा अच्छा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है क्या ये? अब मुझे बताओ, यहाँ का मीडियम रेयर है, यहाँ का मीडियम क्या है? डेंसर। तो ये कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इधर जाएगा लाइट। तो ये मेरी लाइट थी, इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट, और जाके यहाँ पर कट हुई। तो हम कहते हैं भैया मेरा इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सिंपल बातें करनी। क्या सिंपल बातें करनी है? मुझे यहाँ से एक लाइन खींचना है, बहुत सिंपल। इसका नाम रखना है एन। और ध्यान रखना, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये सब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बातें चल रही है, ये जो अपर्चर है बहुत छोटा है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट क्या है? मतलब इनके बीच में ये कोई गैप नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बोलना है यार यहाँ से ना ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसका नाम रखूंगा मैं यू। अब सुनते रहना, अगर मैं तुमसे रुक रुक के बातें करूंगा ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलते रहेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस हम वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी। और हमें ना यू और वी में यही रिलेशन निकालना है। अच्छा इमेज कहाँ तक है? वहाँ तक है ना। अच्छा ये रहा ना इमेज, ये है वी, और ये है ना यहाँ तक, सेंटर तक होता है रेडियस। जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस है आर। ठीक है, अब हमने इनमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिनाइयों से निकालेंगे हम रिलेशन को। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट, वहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। जहाँ पर इंसिडेंस होते हैं उसका नाम रखते हैं हम एम, एम पॉइंट। ठीक है, और जहाँ पर जाके इमेज बनता है ना, इसको आई बोलते हैं, आई पॉइंट। ठीक है, आप सुनते रहना, इसको हम अल्फा बोलते हैं जानबूझ के, एंगल बताऊंगा क्यों। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं किसी को? इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाले को बीटा एंगल बोलते हैं हम प्यार से, और इस वाले को बोलते हैं हम गामा एंगल। क्या बोलते हैं? गामा। और छोटी छोटी बातें समझते हैं, हल्की हल्की बातें। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट यहीं पर रिफ्रैक्ट हुई थी। देखो बातों को समझना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायग्राम बनाऊंगी, आराम आराम से बनाऊंगी ये वो, तो डायग्राम बनाना मैं सिखा दूंगा। डायग्राम दोबारा बनाना सिखाऊंगा, एक बार रफली देख लो, एक बार डायग्राम सिखा दूंगा। अब मुझे ना यहाँ पर करना कुछ नहीं है, मुझे यू चाहिए, वी चाहिए, इन सब में रिलेशन चाहिए। जैसे होता है ना 1/v - 1/u, ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पर दिमाग क्या लगाते हैं हम, एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है समझना, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को, देखो ये वाला गामा एंगल है, गामा, ये ना ये जो डिस्टेंस है तो रेडियस है आर, और ये जो एंगल है वो गामा है। अगर मैं यहाँ पर मैं ठीक से देखूँ, इस ट्रायंगल को देखो इस ट्रायंगल को, तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, कि ये वाला एंगल ट्रायंगल के अंदर है, और ये वाला एंगल भी ट्रायंगल के बाहर है, और अंदर है, पर ये वाला ट्रायंगल क्या है? एंगल बाहर है। तो यहाँ से पता लग गया कि आई जो होगा वो अल्फा प्लस गामा होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ, क्या पता ना हमें, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई। समझ पा रहे हो? तो मैंने यहाँ से आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आई। वैसे ही ना मेरे को यहाँ से कहीं से आर मिल जाए, तो मैंने कहा यार यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये जो बीटा एंगल है, इमेज वाला एंगल, वो कहीं ना कहीं अंदर है, और ये वाला एंगल क्या है? बाहर। तो ऑल मुझे समझ में आ गया कि भाई आर प्लस बीटा गामा के बराबर है। तो यहाँ से पता लग गया कि आर जो होगा वो गामा माइनस बीटा होगा, गामा माइनस। तो इस बात को भी मैंने कहीं से लिख लिया, यहाँ पर चुपके से डाल दिया, सुनते रहना बस। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा के बराबर है। मेरी बात को सुनो प्यारे बच्चों, कि कम टाइम में बढ़िया एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि आप चुपचाप सुनो, और जब दोबारा लिखने का टाइम आएगा उस टाइम समझ समझ के मुझसे पूछ पूछ के लिखना। अगर अभी से लिखने बैठ जाओगे काम खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? बोलो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो मैंने दो बातों को निकाल लिया। अब मैं सबसे अच्छा दाव खेलने वाला हूँ। क्या खेलने वाला हूँ समझना, बहुत ही सिंपल और अच्छा दाव। मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। क्या लगाऊंगा? तो स्नेल्स लॉ कहता है भैया यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। नाउ मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ एट m। तो बताओ क्या होगा? कोई किसी से लगवा लेते हैं। जो पिछली क्लास में कौन था जो ऐसा नहीं आया था, ये बताओ। आप नहीं आए थे? कोई नहीं, स्नेल्स लॉ सबको आता होगा, तुम भी नहीं आए थे? स्नेल्स लॉ किससे लगवा लेते? बेटा आप लगाओ, बेटा आप बताओ स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे यहाँ पे? साइन आई μ1 आर क्या होगा? आर। समझ में आ गया सबको? मैंने लगाया स्नेल्स लॉ। क्या लगाया? मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ आपको बढ़िया से। अब मेरी बात सुनते रहना, चुप हो जाओ। μ1। अब एंगल हम ऐसा मानते, देखो जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं दो बातें ध्यान रखना। अपर्चर स्मॉल हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम्ड।
एक तो अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर का मतलब होता है हाइट, जो लेंस है उसकी हाइट कम है, क्या है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कम है, अपर्चर स्मॉल। दूसरा क्या मानते हैं, एंगल मेड इज वेरी स्मॉल, एंगल मेड इज वेरी स्मॉल, जो भी एंगल बना रहा है, जो भी एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है। तो ये दो, इसकी वजह से हम बोलेंगे जो साइन आई है वो आई के बराबर हो जाएगा। तो ये म्यू1 साइन आई है वो आई के बराबर हो जाएगा, और म्यू2 साइन आर वो आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आई की वैल्यू कैसे निकाले। तो आई की वैल्यू कब निकलेगी, जब अल्फा पता होगा या गामा पता होगा। आर का पता होगा जब गामा और बीटा पता होगा। तो फटाफट अल्फा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ आप यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है ना, कहीं पर इसी के या फिर नीचे लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो आप कि म्यू1 आई की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, और आर की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, गामा माइनस बीटा। और मैं तो कहता हूँ यहीं पर अल्फा निकाल दो, ठीक है, अल्फा निकालने चलते हैं। तो ये मेरा अल्फा है। देखो मैंने कहा एंगल छोटा होता है तो साइन टेन और एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, पीछे बताया था मैंने, साइन टेन एंगल बराबर। तो मैं अल्फा निकालने के लिए टेन अल्फा इस्तेमाल करूंगा। तो टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एम एन बाई यू, क्या गया, तो अल्फा मैं यहाँ चुपके से लिख देता हूँ, आगे यूज करेंगे, मेरा एम एन बाई यू आ गया अल्फा। अब बीटा निकालते हैं, बीटा, ये बीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर है एम एन, परपेंडिकुलर क्या है, तो अगर मैं बीटा निकालूं तो मेरा परपेंडिकुलर है एम एन, और नीचे आ जाएगा वी, क्या आ जाएगा, इमेज की डिस्टेंस वी है। फिर मैं गामा निकालूं तो क्या आ जाएगा बताओ, गामा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है एम एन और बेस हो गया आर, एम एन बाई आर। तो इन तीनों वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले जाके पुट करेंगे और हम डेरिवेशन की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। एंड बिलीव मी, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि ये डेरिवेशन नहीं आया। चेक द हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, यू विल गेट एवरी टाइम ये क्वेश्चन आया है। एक तो लेंस मेकर या फिर ये, इस बार क्या आया था प्री बोर्ड, जो लेंस मेकर आया था। मैं बोलता हूँ ना भाई, 3 से 5 मार्क्स तो हर चैप्टर में तुम्हारी जेब में, जो बोल दूं आ जाएगा। अब देखो म्यू1 है, ये अल्फा आया था आपका, अल्फा आया था एम एन बाई यू, गामा आया था आपका एम एन बाई आर, अरे सब याद है हमें, गामा आया था एम एन बाई आर, आर रेडियस होता है, बी क्या आया, एम एन बाई क्या आया बताओ, वी। अब यहां से क्या होगा बताओ, मन से मन कट जाएगा सारा, ये मन ये मन ये मन ये मन गया सारा, तो ये आ गया म्यू1 बाई यू, यू मतलब इमेज या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, म्यू1 बाई आर, ये हो गया म्यू2 बाई आर, म्यू2 बाई वी। अब यहाँ क्या करो, आर को एक साथ ले जाओ, तो हो गया म्यू1 यू प्लस म्यू2 वी, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। समझे नहीं क्या हो रहा है ये, अरे भाई साहब इसको यहीं रख लिया मैंने, इसको यहीं रख लिया, इस वाले को इधर ले आया, प्लस में हो गया म्यू2 वी, और इस वाले को इधर ले गया तो म्यू2 माइनस म्यू1, और नीचे आर कॉमन आ गया, समझे, इतना तो आना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा रेडी है, इसमें साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो मुश्किल तो है, ऑब्वियसली ये मुश्किल है, साफ दिख रहा है मुश्किल है, पर एक बार करने के बाद आसान हो जाएगा। अब हम बोलेंगे, पता क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब देखो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इस तरफ की जितनी चीजें होगी पॉजिटिव होगी, इस तरफ की चीजें नेगेटिव होगी, ऊपर की चीजें पॉजिटिव होगी, नीचे की चीजें क्या होगी, नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट था पीछे था लेंस के आगे था, तो ये माइनस में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो इमेज था v वो आगे था ना, तो प्लस ही रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर आएगा इमेज डिस्टेंस, और ये तो म्यू2 ही रहेगा, ये म्यू1 रहेगा, ये रेडियस आगे पीछे था कि आगे, रेडियस आगे था तो प्लस ही रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव है, इसको अगर पलट के लिखे तो ये प्लस वाला इधर लिख दो, म्यू2 बाई इमेज v, माइनस में है म्यू1 बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है u, और ये म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको ये नहीं आएगा, लेंस मेकर फार्मूला नहीं आएगा, पूरी फिजिक्स से नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, ये फार्मूला फटाफट लिखो, टाइम लेके लिखो, बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत अजीब फार्मूला है, ये डायग्राम बनाने में तकलीफ होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कर नहीं सकते, यू नीड टू राइट दिस, है ना। हाँ इसको डायग्राम के लिए मैं आपको एक बार और बता सकता हूँ, डायग्राम कैसे बनाना है, सुन लो। ये एक लाइन खींचनी है, एक लेंस बनाना है,
ठीक है, इस तरफ एक मीडियम लेना है, सेकंड मीडियम सुन लो एक बार, ये फर्स्ट मीडियम रहेगा, सेकंड मीडियम टेंसर एरर, यहाँ रखो ऑब्जेक्ट, लाइट मारो, ऐसे इमेज बना दो यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक लाइन खींच के नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कर दो, यहाँ बीटा कर दो, यहाँ गामा कर दो, यहाँ तक के डिस्टेंस को आर बोल दो, यहाँ तक के डिस्टेंस को यू बोल दो, यहाँ तक के डिस्टेंस को वी बोल दो, एक एरो मार दो ऐसे करके। ठीक है, ये अल्फा हो गया बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अरे कितना आसान था ये, तो बहुत आसान था ये, तुम परेशान हो रहे थे क्योंकि तुम्हारा काम ही। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। वेयर इज योर फ्रेंड? सुनो अब बेटा, ये हो गया लेंस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी और वहां पर कोई सरफेस है, कर्व सरफेस, तो क्या रिलेशन आएगा? तो रिलेशन ये आता है, सुन लो, कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड होगा इमेज से, इमेज के डिस्टेंस से। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड होगा ऑब्जेक्ट के, और ये हो जाएगा फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, जो इसके बाद पढ़ाना चाहिए, लेंस मेकर फार्मूला। फटाफट लिखो, लेंस मेकर फार्मूला पक्का आता है एग्जाम में, और पिछली बार पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कुछ आए ना आए, ये आएगा, और देख लो तुम दे के आए हो अपना फर्स्ट टर्म, तो उसमें आया था लेंस मेकर फार्मूला। बहुत सारे बच्चों के पेपर में तो आया था ये, मुझे पता है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है कि जो लेंस मेकर फार्मूला मतलब जो हम लेंस पहनते हैं या जो लेंस बनाते हैं लोग, तो किस दिमाग से बनाते हैं, क्या फार्मूला यूज करते हैं? तो लेंस मेकर फार्मूला कुछ नहीं होता है, जैसे कि ये देखो, ये एक लेंस है ना, हमने मान लिया ये एक लेंस बन के तैयार हो गया है, पर इसके पीछे फिजिक्स क्या है, फार्मूला क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको एक लेंस बनाना है, लेंस, आपने एक लेंस बनाना है, मैंने बना दिया, एक मोटा सा लेंस बना दिया ऐसे। ठीक है, एक लेंस है, अब ये एक लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनते रहो मेरी बात। अब ना एक ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकालो, वो लाइट अंदर जाएगा। ठीक है, सुनो, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये मान लो नॉर्मल है, मैंने बहुत मोटा लेंस बना दिया है, ठीक है ना, लेंस इतना मोटा नहीं होना चाहिए पर बना दिया, बना दिया, और क्या। तो ये हो गया आपका आर। आर मतलब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस, फर्स्ट सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस, फर्स्ट सरफेस का रेडियस, समझे, फर्स्ट सरफेस का रेडियस। तो इसका नाम हम वैसे सेंटर से मेजरमेंट करेंगे सारे डिस्टेंस। बेसिकली हम लेंस को बहुत पतला मानते हैं, ठीक है, मैंने मोटा बनाया है, लेंस बहुत ही पतला होता है। अरे चश्मे वाला देख लो ना, चश्मे से ही पतला लेंस के लिए होता है ये, तो लेंस बहुत पतला है ये। तो ये R1 डिस्टेंस माना हमने, R1 मतलब फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ से जब लाइट गई उड़ते हुए, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, तो मीडियम अगर चेंज हुआ तो कुछ हुआ होगा, लाइट का डेविएशन हुआ होगा। ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे मुड़ गया होगा, लाइट मुड़ गया ना ये नॉर्मल की तरफ। देखो जाने को ऐसे जाना चाहिए था इसको, सुनो, जाने को जाना ऐसे चाहिए था इसको, पर लाइट थोड़ा सा मुड़ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट मुड़ गया, फिर यहाँ पर टकराया लाइट, तो यहाँ भी बनाएंगे हम नॉर्मल, क्या बनाएंगे, तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, और जहाँ ये कट करेगा, चलो बाई चांस गड़बड़ हो गया थोड़ा कट करने में, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा इसको और लिटा के बनाते हैं ताकि दूर चला जाए ये। ठीक है, चलो यही मान लिया रेडियस, कोई बात नहीं, ये R2 हो गया, बाई चांस हमने रेडियस यही मान लिया R2। सेकंड वाले सरफेस का, ये जो सेकंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मान लिया। अब क्या है, अब जो लाइट जो चली थी यहाँ से, सुन लो मेरी बात सुनो, अरे सब यही कर रहे हो क्या, खेल रहे हो मेरे साथ? सारे बच्चे फोन वाइब्रेशन पे रखेंगे। देखो बेटा, फोन क्यों उठा रहे हो, बंद करो उसे। यहां से लाइट गया, यूं लाइट यूं गया, कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा मीडियम चेंज हो गया। अगर सोचो ये वाला सरफेस ना होता, अगर ये वाला सरफेस ना होता तो ये लाइट कहां जाता, सुन लो, अगर ये सरफेस ना होता, सेकंड सरफेस ना होता, तो ये लाइट यहां से निकलता, यूं मुड़ता और यहां जाता, कहीं जाता ना जाता यहाँ पे, तो ये बनता इमेज, क्या बनता। लेकिन आपको पता है रियल में ऐसा नहीं है, रियल में यहाँ पर एक और सरफेस है, तो इस बार लाइट क्या होगा,
डेंसर मीडियम से रेयर में गया तो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगा और आपका इमेज कहीं यही बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज? यहाँ बनेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इमेज बनेगा। अच्छा, अब मैंने क्या समझाया आपको कि अगर ये सरफेस ना होता, सिर्फ ये सरफेस होता, तो इमेज कहाँ बन रहा था? इमेज कहीं यहाँ बन रहा था। लेकिन ड्यू टू दिस सरफेस लाइट मुड़ गया और यहाँ इमेज बना, यहाँ इमेज बना। क्या आपको डायग्राम हल्का समझ में आया? बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको और इजी करते हैं। इजी करने के लिए हमने दोबारा बोला एक लेंस बनाया, सुनो, और ये है सिंपल बात। लाइट यहाँ से निकली, यूं गई, यूं गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुड़ जाएगा ना हल्का सा। पर अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट ऐसे जाती, पर इस सरफेस की वजह से मुड़ गया। तो पहले इमेज यहाँ बनता। ये जो इमेज है फर्स्ट सरफेस के लिए, किसके लिए? तो इसका नाम रखा हमने V1। क्या नाम रखा हमने? और इस सरफेस की वजह से लाइट मुड़ा तो यहाँ इमेज बना, तो ये होगा हमारा V नाम रख रहे हैं, सिर्फ V मतलब फाइनल इमेज। क्या है? और ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ये था, क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं तीन बातों का खेल है सारा, इन्हीं तीन बातों का खेल है। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं सुन लो। डेरिवेशन में लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पहले हम बोलते हैं कि फर्स्ट सरफेस से हम बात करते हैं, फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस में हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फर्स्ट सरफेस कर्व है? कर्व, अरे कर्व ही तो है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ मान लो μ1 है। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? μ2 बाई इमेज और μ1 बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई रेडियस। तो रेडियस कौन सा लेंगे? फर्स्ट। कौन सा लेंगे? क्यों? क्योंकि सरफेस कौन सा ले रहे हैं हम? फर्स्ट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाला तो यही है μ2। इमेज कौन सा है फर्स्ट सरफेस के लिए? V1। अगर ये पहला सरफेस होता सिर्फ, तो कहाँ जाती लाइट? लाइट सीधी निकलती ना। अगर सिर्फ पहला सरफेस होता तो बोलेंगे यहाँ आएगा V1। क्या आएगा यहाँ पर? V1। फिर ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लाना है ऑब्जेक्ट। क्या लाना है? ये μ1 है, ये नीचे आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से लाए? तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो U है। ऑब्जेक्ट क्या है? और यहाँ पर बन गया ये μ2 माइनस μ1 बाई R। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेरी बात को समझिए। अच्छा, ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स था पर इजी भी था कि लाइट गया, मुड़ा, फिर सेकंड सरफेस ने और मोड़ दिया। अगर सेकंड सरफेस नहीं मोड़ता तो यहाँ पर बनता। इजी है वैसे देखा जाए तो। अब अगली बार में क्या करना है, आपको लगाना है दिमाग सेकंड सरफेस के लिए। अगर आप सेकंड सरफेस की बात करते हैं, सुन लो मेरी बात, अगर सेकंड सरफेस की बात करो तो सेकंड सरफेस के लिए बातें बदल सी गई। देखो, अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट, जो सेकंड सब कुछ छोड़ो, सेकंड सरफेस के लिए लाइट कहाँ से आ रही है? μ2 से। कहाँ से आ रही है? तो अब देखो सरफेस और सब कुछ छोड़ो, अगर सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज ये वाला है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट तो ये हो नहीं सकता। तो हम ये मानते हैं कि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा जो पहले वाले देखो, जैसे आप मिरर में कभी देखते हो, मिरर में, अब मिरर में क्या होता है? मिरर में आप मिरर के सामने खड़े हुए और अगल बगल और भी मिरर है तो आपको और बहुत सारे इमेज दिखाई देगा। क्यों? आपके इमेज का इमेज बन जाता है। वैसे सेम यहाँ पर होने वाला है कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन सेकंड सरफेस को ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो क्या करता है? फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनाया गया जो वर्चुअल इमेज है उसको ऑब्जेक्ट मान लेता है। यानी देखो, सेकंड सरफेस के लिए इमेज तो ये होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ से लाए? तो हम ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाता, जो यहाँ बनता, वही इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम दिमाग लगाए तो क्या दिमाग लगा सकते हैं? सिचुएशन बदल गई है। पहले क्या था? सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज। अब सिचुएशन बदल गई है तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज आएगा, क्योंकि सिचुएशन बदल गई। उल्टा हो गया ना सब कुछ उल्टा हो गया बेवकूफो। पहले लाइट μ1 से μ2 में जा रहा था, अब लाइट μ2 से μ1 में जा रहा है सेकंड सरफेस के लिए। तो μ1 बाई इमेज और ये μ2 बाई ऑब्जेक्ट, और यहाँ हो जाएगा μ1 माइनस μ2 बाई R। और R कौन सा? 2, क्योंकि सरफेस कौन सा है? 2। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो गया? इमेज क्या होगा? सेकंड सरफेस का इमेज कौन सा होगा बताओ? V। सेकंड सरफेस का इमेज कौन होगा? V। सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है? V1 कौन है? जो हमारा फर्स्ट सरफेस का इमेज हम मानने वाले थे वो सेकंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट है।
तो μ2 के नीचे क्या आ जाएगा v1, और ये हो गया μ1 माइनस μ2 बाई r, ये सेकेंड इक्वेशन बनती है। तो डेरिवेशन इसका इजी है, एग्जाम में आता है। फिर आप बोलोगे नाउ आप दोनों को ऐड कर दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एडेड टू इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही ऐड करोगे देखो μ2 v1 है प्लस का μ2 v1 है, यहाँ पर यहाँ μ2 आएगा ना, μ2 ऑब्जेक्ट है ना, μ2 आएगा, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, यहाँ μ1 v प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट बाई v बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट बाई u, और यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों में कुछ भी नहीं कट रहा, ये और ये कट नहीं रहा, ऐड होगा सीधा। तो μ2 माइनस μ1 बाई r1, और ये हो गया प्लस का μ1 माइनस μ2 बाई r2। तो बस यही हमारा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा बस। तो ये आप μ1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो μ1 कॉमन आ गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई u, और ये हो गया, देखो यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं μ2 माइनस μ1 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 कॉमन लेने के बाद। तो अब देखो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, तो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, इस μ1 को नीचे भेज रहा हूँ मैं, यहाँ μ1 आ जाएगा, यहाँ r1 है, यहाँ पर है r2। पहले बोला चैप्टर नहीं आसान, पर इसको बार बार पढ़ने से आसान बनाया जा सकता है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई u फोकल लेंथ होता है लेंस की, पता है आपको। तो ये बन गया μ2 माइनस μ1 बाई μ1, इधर हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट बाई फर्स्ट 1 बाई रेडियस ऑफ फर्स्ट माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ सेकंड। अब देखो आसान है, बहुत ही आसान है, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है कर्व सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस दोनों जगह लगाया और दोनों के लिए हमने अप्लाई किया और काम हमारा आसान हो गया। सो यू कैन इजिली नोट इट डाउन, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज व्हाट आई कैन डू इन लेस टाइम। अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। एक टॉपिक होता है पावर ऑफ ए लेंस। जो लेंस की पावर है ना, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो पावर ऑफ ए लेंस को बोलते हैं 1 बाई एफ। क्या बोलते हैं? तो यही हमारे पावर का फॉर्मूला बन गया, पावर। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि भाई साहब 1 बाई एफ पावर है, तो ये पावर का फॉर्मूला बन गया। क्या आ गया? पावर इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये हमारे पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बात समझे? तो पावर क्या होता है? 1 बाई एफ। तो फटाफट इसे नोट करके आगे बढ़ते हैं हम। सुनो, अब सुनो, एक साथ नोट करना। जो पावर है, पावर ये होता है 1 बाई फोकल लेंथ। और एग्जाम में आ गया व्हाट इज पावर, तो बोलना भैया 1 बाई फोकल लेंथ, लेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, बस हो गया। फिर अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर माइनस 1 मीटर। अरे पावर है ना, फोकल लेंथ है, लेंथ क्या होता है? मीटर। तो मीटर की पावर -1 और मीटर की पावर -1 को डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। यानी पावर की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ पावर है यहाँ पर लेंस में, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। अच्छा, छोटी सी बात ध्यान रखना, जो पावर है, पावर वो प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? पावर प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है। और पावर का सिंपल एडिशन करते हैं, पावर का सिंपल एडिशन करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं, ध्यान रखना, एडिशन। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरे पास एक लेंस है, एक लेंस है +2 डायोप्टर, एक है -3 डायोप्टर। तो बताओ नेट पावर कितनी होगी? नेट पावर, तो आप बोलोगे पावर होता है प्लस माइनस -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप कुछ और बातें करते हैं लेंस में फटाफट। पावर लेने के बाद छोटी सी बात रखना, एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, ना डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। और ध्यान रखना, जो भी तुम पढ़ोगे फिलहाल के लिए, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होती है। क्या बात कर रहे हो? कॉनकेव पढ़ रहा हूँ क्या मैं? अरे गलत लिख दिया मैंने, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मुझे पहले कॉन्वेक्स पढ़ाना, मैंने गलत लिखा, सॉरी। कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। मैंने गलत लिख दिया, गलत गलत, मुझे कॉन्वेक्स पढ़ाना था, कॉन्वेक्स मतलब मन में मुझे था कि मैंने कॉन्वेक्स लिखा है। मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई भी लाइट आ गया तो उस लाइट को ऐसे कन्वर्ज करेगा, है ना, तो बस ये बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। इसका जो फोकल लेंथ होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये 3 खास बात आपको ध्यान रखना है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आना है मतलब जो इसका पावर है, पावर भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पावर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये हमारे किसकी बात चल रही है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। उसी के बगल में अगर हम कर लो कॉनकेव की बात करते हैं, तो कॉनकेव क्या होता है बताओ, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस है ना, बहुत प्यारी प्यारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर इस लेंस के सामने, ध्यान से, ध्यान से देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, घर पे जाओ, वीडियो देखो, उसे अच्छे से कर लो। लेकिन ये है, अगर आप ये सोचो, मेरी भी मजबूरी है, समझो ना, जो पिछली बार मैंने 1 महीने में ख़त्म करवाया था, वो अगर हम 4 लेक्चर में ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब मैं तो ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए, पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, बात करने में मन है, या बचपन से कभी पढ़ाई नहीं है, बहुत ही घटिया हो, बहुत बेकार हो, नहीं, बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूँ मैं, तो नहीं समझ में आएगा, है ना। मतलब कितने से बेटा, इसको वाइब्रेशन पे डाल दे, साइलेंट पे डाल दे, इतना तो होगा उसमें, है। देखो लेंस, तो चुप हो जाकर ध्यान दो। कॉनकेव को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कहीं से लाइट आया तो जो लाइट ऐसे डाइवर्ज कर देगा, मतलब आप लॉजिकली बात करो ना। जो लेक्चर 1 महीने का हो, इतने कम टाइम में अगर हम करना चाहते हैं, ऐसे क्रैश कोर्स ही करना चाहते हैं इसको, तो हमें भाई इसको ना अपने एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं। ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर टिक गए कि भाई ये करवाई देगा बंदा, दिमाग में कुछ जगह, ऐसा नहीं होता। अरे तुम अपना यार ज्ञान क्या हो गया यार, हो गया, खत्म करो यार। अरे हो गया, हाँ, नहीं, सब अपना ज्ञान मत डालो भाई, बात सुन लो मेरी प्लीज, कि अपने मेहनत लगाना। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक खास बात थी, ध्यान देना, एक ये वाली बात यहाँ से लिखना स्टार्ट करो और वहां तक। अरे यार पता है कैसा क्वेश्चन आता है कि 2 पावर देंगे, बोलेंगे ऐड करके आंसर बताओ। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। अभी जो बात बोली था मैंने, जनरली हम बोलते हैं एयर है आसपास, एयर क्या है, तो एयर के लिए ये सब बातें होती है बाहर, एयर में रखा हुआ हो। जैसे हम लोगों ने अभी पहन रखा चश्मा, तो एयर में पहना हुआ है, तो अभी एयर की बातें चल रही है। पानी में तेल में ले जाएंगे तो बात अलग, पानी में लेंस बदल नहीं जाता, अलग सा हो जाएगा, अजीब सा हो जाता है, वैसी बात अलग है। अब मेरी बात सुनो, जब हम ये पढ़ लेते हैं ना, सुनो, ये छोटी सी बात हम पढ़ लेते हैं, तो हाथों हाथ पावर के बाद एक और टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पढ़ रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। तो अगर थिन लेंस को कंबाइन करते हैं, सुनो, पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा पावर, फिर अब पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो जब पतले पतले लेंस को हम कंबाइन करते हैं ना, ऐसे कंबाइन, तो ध्यान रखना, अगर इसका पावर 1 है P1, इसका पावर है P2, तो जो नेट पावर आएगा पी नेट आता है P1 प्लस P2। वैसे अगर नेट फोकल लेंथ की बात करें, 1/f नेट हो जाएगा ना, ये पावर जो होता है 1/f, तो 1/f1 प्लस 1/f2 चलता रहेगा ये। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट डाउन कर लेंगे।